कान वान के सूक्ष्म व्यायाम थोड़ा सा करवा दीजिए, तब तक वो जुड़ जाएंगे बिल्कुल। अब मैंने फोन कर दिया है। जी। जी। तो सर्वप्रथम हम अपने सिर की तरफ चलें और सिर को इस तरह से चंपी कर लें, जैसे कि हम जो है जब हम कटिंग कराने जाते हैं तो चंपी करते हैं, उसी तरह से स्वयं अपनी चंपी इस तरह से सिर को ठोंक लें। पीछे बहुत हल्के हल्के हाथ से अपनी गर्दन को जो है सहला लें। सामने ये अपना माथा है, इस पर ऐसे हाथ फेर लें। जीरो मोम सर। ये जो है इस तरह से हम अपने कान को दोनों उंगलियों से ऊपर से नीचे की ओर मोड़ेंगे, नीचे से ऊपर की ओर, इस तरह से। अपनी भौं जो है उनको भी धीरे धीरे आंखों पर हल्के हल्के हाथ फेर लें। नासिका को नासिका पर कंघी जैसा कर लें। माया जी, आपका माइक बंद कर दीजिएगा। माया जी। और दोनों उंगली इस तरह से लेकर के अपने होंठ पर जो है इस तरह से फेर लें। मुंह में हवा भरें और नीचे से ऊपर मालिश करें। अपने दोनों हाथ पर जो है इस तरह से खुद के हाथ को खुद दबा लें। हमारे हाथों में जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है, अंगूठा को दबाइए इस तरह से। ये जो हम जानते हैं या नहीं जानते हैं वो अलग बात है, पर इनसे लाभ होगा। अंगूठा के बाद अंगुलियों को दबाइए। पहली उंगली, बीच की उंगली, ये ऊपर की टो को ऐसे दबाते जाए अंगूठा से। आखिरी वाली उंगली। अब यहां से ये दोनों उंगलियों के बीच सेंटर से यहां से दबाते हुए हम इस तरफ चले आएंगे। ये इधर से फिर नीचे आ जाओ। ये जहां भी हमारे पॉइंट है वो अपने आप स्वयं भी दब दब जाते हैं, या हम जब ताली बजाते हैं तब भी ये अपने आप दब जाते हैं। दूसरा हाथ। इस संबंध में हमें जो है पूर्व में हमारे जो मुख्य अतिथि महोदय आए हैं, जिन्होंने एक्यूप्रेशर पे हमें बहुत जानकारी दी है, तो सारे लोगों को जानकारी तो है ही है। तो इस तरह से हम
पर्टिकुलर पॉइंट को नहीं भी जानते हैं तो भी पूरे हाथ को यदि इस तरह से दबा लेते हैं तो निश्चित रूप से जो है हमें फायदा होता है। फिर ये चैनल जो पीछे हाथ के पीछे की तरफ जो चैनल होती है इनको भी दबा लें, ये और फिर उन्होंने कहा था कुछ भी नहीं तो ये उंगलियों को इस तरह से ये घुमा लें, ये एक एक उंगलियों को ऐसे हाँ घुमाना घुमा है, लीजिए बिल्कुल। जी। ये अब हमारा जो है स्वमेव ही एक्यूप्रेशर के पॉइंट दब जाते हैं और हमको रिलीफ हो जाता है। हो गए जी जी हो। गजानन भाऊ? एक मिनिट, गजानन बाजट जी, आवाज आ रही है? गजानन बाजट जी। जी वो बोला ताई. हा, गजानन भाऊ जुडले का मुख्य वक्ता? ते शेतामध्ये मला 2च मिनिटं लागतात. जायला शेतामध्ये गेलो की म्हणलं तुम्ही रस्त्याने असताना जॉईन व्हा, म्हणलं काही अडचण नाही. मग शेतामध्ये पोहोचतो मग लगेच जॉईन होतो. बरं बरं बराबर है। कहे थे कि अब आए 2 घंटा यहाँ रास्ता में से आए हो तो जब तक और दिखाए हो, जब तक अन्य चर्चा भी कर सकते हैं। कोई बात नहीं गजानन बाजड़। आहे रंजना दीदी काय म्हटलं प्रणाली ताई? जॉईन झालेत बघा, जॉईन झाले. झाले म्हणतात गजानन भाऊ जावे. हो जॉईन झाले. हाँ नमस्ते. नमस्ते म्हणा. बोला. नमस्ते. कुठे दिसत तर नाहीये. नाही जॉईन झाले ते ताई, जॉईन झाले. झाले हो. जगन हो हा, माईक ऑन, व्हिडिओ ऑन करा म्हणा आता. हॅलो जगनराव व्हिडिओ ऑन करा तुमचा. मॅडम बोला. चालेल करतो. हाँ झाला चालू झाला, काही हरकत नहीं। ओके भैया जी, सादर प्रणाम। और अपना वीडियो भी ऑन करिए ताकि हम देख सके। और फिर गजानन भाऊ आपण आमंत्रित करा। आदरणीय जगन भाऊ हा, नमस्कार जगन भाऊ. जगन भाऊ हॅलो. थांबा थोडा, तुम्हाला आमंत्रित दोन केलं मिनिटात जाईल शेतात आणि नंतर पोहोचून राहिलो मग सर. तुमचा माईक ऑन करा। चालेल मॅडम. आता सध्या करू का? हो थोडस। हा गजानन भाऊ सुरू करून द्या, त्यांचा परिचय द्या। ओम सदन को प्रणाम. आदरणीय जगन प्रल्हादराव बगाडे, राहणार खापरवाडी बुद्रुक, पोस्ट वरूर जवळका, तालुका अकोट, जिला अकोला से है। ये आदर्श काश्तकार है और जो हमारा डॉक्टर पंजाबराव देशमुख जैविक खेती मिशन है, इनमें से ही एक सदस्य है और इन्होंने एफपीओ स्वयं की एफपीओ रजिस्टर की है। और ये काश्तकार हमेशा कुछ न कुछ नए प्रयोग करते हैं। आदरणीय जगन बगाड़े जी सादर आमंत्रित है। बोलो जगनराव जी। जगन भाऊ हेलो. नमस्कार. बोला सर्वांना माहिती द्या तुमची. आवाज येते का? हो आवाज येतोय, बोला. नमस्ते, मैं जगन प्रल्हादराव बगाड़े, तालुका अकोट, यहाँ रहने वाला हूँ। मैं एक साधारण किसान हूँ, मगर हमारा जो खेती जो आती ये सब सलाइन ट्रैक में है। मैंने जो ये खेती के लिए जो व्यवस्था करी हुई पानी की, इससे मैं बहुत ज़्यादा सक्सेस हो गया। उसके बाद में हमारे इधर जो वन्य प्राणी का तकलीफ होती थी, उसके लिए मैंने जैविक कंपाउंड जो बना है, तो ये इतना फेमस हो गया है कि ये बाहर के जो राज्य है उसमें से किसान लोग इसको ले जा रहे हैं। मैं सबको ये फ्री में दे रहा हूँ। हेलो
तुम्ही कंटिन्यू चालू ठेवा जगन भाऊ. चालू ठेवा, ऐकू येते. तो ऐकतायत सगळे, व्हिडिओ सर, बंद मी आहेत फक्त 2 ऐकतायत. मिनिटात शेतात पोहोचतो सर. मी 2 मिनिटात स्वतः बाहेर आहो. हो, करा 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 करा. जगन भाऊ, आपण परिचय म्हणजे असा देऊ शकता की जैविक शेतीकडे कसे वळले, केव्हापासून करत आहात, हे थोडस असं मार्गदर्शन पहिल्यांदा करा, तोपर्यंत तुम्ही शेतापर्यंत जाता. ठीक हो आहे? मॅडम, 2 मिनिटात पोहोचतो मॅडम मी शेतात. 2 मिनिटात शेतात पोहोचतो. हो हो, पोचा. गजानन भाऊ, तुम्ही बोला त्यांच्याविषयी काय माहिती असेल. गजाभाऊ, त्यावर तुम्ही बोलला थोडंसं, मी 2 मिनिटात शेतात पोहोचतो. जी, सदन को प्रणाम. जो हमारे जगन बगाड़ी जी है, इन्होंने 2019-20 में 250 काश्तकार अपने एफपीओ को जुड़े हैं और डॉक्टर पंजाबराव देशमुख जैविक खेती मिशन से मार्गदर्शन से ही ये खेती कर रहे हैं. और ये काश्तकार हमेशा ही नए नए प्रयोग करते हैं, जैसे कि जैविक कुंपन बोल रहे हैं. इन्होंने ऐसा जैविक कुंपन किया है कि हमारे सभी महाराष्ट्र के लोग इनका ही मार्गदर्शन जैविक कुंपन के लिए ले रहे हैं, जो कि बाहर से जानवर आते हैं, तो जानवर के रोकथाम के लिए इन्होंने जैविक कुंपन किया है. तो ये जैविक कुंपन का जो मार्गदर्शन हमारे सभी महाराष्ट्रवासियों को इनका मिल रहा है. और ये अपना जो खुद के अनुभव है वो जगन राव हमें स्वयं ही बताएंगे. जगन राव, बताओ अभी. माइक बंद है. हा गजानन भाऊ. जगनराव, तुमचं मार्गदर्शन चालू करा जगनराव. हा सर, पोहोचलो, या शेतावर पोहोचलो. सुरुवात जैविक शेतीला कशी केली, पूर्ण त्याच्यापासून सर्व कसे मिशनला जुटले आणि हे सर्व माहिती आमच्या सदनमध्ये द्या तुम्ही. सर, हिंदीमध्ये बोलायचं काय? हिंदीमध्ये बोला, हिंदीमध्ये. हा, हिंदीमध्ये बोला, हिंदीमध्ये. बरोबर, चालते. दिसतंय का कंपाऊंड, दिसते का आपलं? हो, कंपाऊंड पूर्ण दिसते तुमचं. पण आधी तुम्ही कसे जुटले, कशी जैविक शेती करता, काय सर्व माहिती त्यानं. नमस्ते, मैं आपसे माफी चाहता हूँ कि मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हो गया. मैं साधारण 25 साल से खेती कर रहा हूँ, एक साधारण किसान का बेटा हूँ. हमारा जो एरिया है वो सलाइन ट्रैक बोलते हैं उसको, यानी खारे पानी का एरिया है. मैं 25 साल से जब खेती करने में इंटरेस्ट लिया मैंने, मेरे को जो रुचि थी खेती करने में, तो मैंने सबसे पहले खेती के लिए मीठे पानी की व्यवस्था करने का प्रयास किया. जो कम से कम 15-20 साल के अंदर मैंने जो प्रयास किए उसमें मैं सक्सेस हो गया. मैंने उसके लिए कृषि बाग का सहारा लिया. दूसरी बात ऐसी है कि पीकेवी जो हमारे पंजाबराव कृषि विद्यापीठ अकोला है, उनकी सहायता ली. मैंने 15-20 साल में जो जल संधारण के काम किए, वो वजह से हमारे यहाँ अब बहुत ज्यादा मीठा पानी हो गया. कम से कम हमारे गांव में 50-100 जो बोरवेल है उन सबको मीठा पानी लग गया. और अभी खेती के लिए पानी की पूरी व्यवस्था हो गई. उसके बाद में हमको ज्यादा से ज्यादा दिक्कत ये खेती में ये आ गई थी कि जंगली जो जानवर रहते, जंगली जानवरों की इतनी तकलीफ बढ़ गई थी कि जब अपन बुआई जिस दिन करते, तो फसल तैयार होने के बाद में जब तक घर को लाते अपन, तब तक उनकी तकलीफ चालू रहती. अब सरकारी नियमों से अपन उनको कुछ मार सकते नहीं, क्योंकि वो कुदरत की देन है और उसमें अपन कुछ छेड़छाड़ कर सकते नहीं. करंट लगाना या फिर उनको मारना, ये सब अपने कानून के नियम से अलग है. तो वो वजह से मैं हर साल प्रयोग करता रहा. पहले मैंने खेती के लिए लोहे का कंपाउंड बनाया 1 एकड़ के लिए. उसके लिए 10 साल पहले की बात है ये. उसके लिए मेरे को वो टाइम में 45,000 रुपये खर्चा आया था. अब 50 एकड़ खेती है, तो 50 एकड़ खेती के लिए इतना ज्यादा खर्चा करना ये हम किसानों के लिए संभव नहीं था. तो वो वजह से मैंने जो प्रयोग किए उसमें मैंने जो अपने करवंद रहते, वो करवंद का भी, जो हमारे मराठी में उसको करवंद बोलते,
उसका भी थोड़ा सा सहारा लिया, मगर वो ज्यादा जगह लेने की वजह से वो उसमें मैं फेल हो गया। उसके बाद में मैं 2-4 प्रयोग करते करते जो प्रशिक्षण रहते हमारे कृषि विभाग से, तो उसमें जाता था मैं। तो एक बार मेरे को ये हमारा न्यूडुंग कैक्टस जिसको बोलते, ये कैक्टस के अलग अलग प्रकार है। तो उसमें से जो मैंने जो चूज किया हुआ है इसको, इसके ये जो आपको दिखा रहा है मैं, तो इसके ये जो कांटे रहते ये अलग टाइप का है। तो इसका मैंने 10 साल पहले खेती के कंपाउंड के लिए प्रयोग करने का तय किया था। तो गांव वाले लोग बाकी जो देखते थे वो मेरे को हंसते थे, मगर आज ये मेरा जो कंपाउंड है ये जैविक कंपाउंड बहुत फेमस हो गया, और इसकी लागत भी बहुत कम है। आज की तारीख में अगर 90,000 रुपए खर्चा लोहे के कंपाउंड को एक एकड़ एरिया के लिए आ जाता, तो इसको कम से कम 2-3 हजार में एक नंबर कंपाउंड बन जाता है। इसकी लगभग हाइट 14 फीट की है, और साधारण 1-1.5 फीट जगह इधर साइड से लेता है। अब जो अपने खेती की जो अपनी व्यवस्था है अभी की, सब बिगड़ी हुई है, क्योंकि जो अपने 1962 से जो अपने इसमें जैविक क्रांति लाना था अपने को, अन्न धान्य की जो दुविधा थी, उस लिए जो रासायनिक प्रयोग किए गए, तो उसमें से अपन तो सफल हो गए, मगर अभी अभी की जो व्यवस्था है अपनी, जो अपनी उम्र घट रही है, खेती में जो बिगाड़ आ रहा है, वो सोचते सोचते मैं भी थोड़ा सा इसमें ध्यान देने लगा। 10 साल पहले से मैंने ये जैविक खेती करना चालू कर दिया। जैविक खेती करते वक्त अपने को सबसे ज्यादा जो जरूरत रहती थी उसके लिए अपने को गोबर, और ये जो अपन कोई भी फसल लेते, तो इसको अपने को वापस जमीन को करना, इस ये बारे में मैंने ज्यादा सोच लिया। जैविक खेती करते टाइम में जो गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम आए, तो उसमें से हमारा जो 4 साल पहले आया था डॉक्टर पंजाबराव देशमुख जैविक खेती मिशन, उसमें से मैं योगायोग जुड़ गया, और वो मिशन भी हमारे लिए बहुत अच्छा रहा। अब कम से कम मैं आपको झूठ नहीं बोलता, 90% मैं जैविक खेती कर रहा हूँ। और ज्यादा से ज्यादा जो मेरे पास में 5 गाया है, उसका गोमित्र और उसका जो शेण रहता, वही यूज करके मैं खेती में सबसे अच्छा पैदावार कर रहा हूँ। और ये मैंने जो जैविक कंपाउंड खेती के लिए बनाया है, ये अपने राज्य में तो छोड़ो, मगर तेलंगाना से किसान लोग आके मेरे पास से लेके गए, ये कैसे लगाना, क्या करना, इसमें इससे फायदा क्या है, और इसके लगाने के तरीके, ये सब मैं सभी किसानों को समझाता हूँ, और सबको ये फ्री में बांट रहा हूँ। इस पर दूसरी ऐसी व्यवस्था है कि इस पर जो वेल वर्गीय जो ये रहती अपने सब्जियां रहती, इस पर एक बार लगा दिया अपन ने तो बार बार लगाने की जरूरत रहती नहीं। वो कैसा रहता, जो नजर गलती से अगर एखादा जो फल रहता वो इस पर रह गया, तो वो धूप काले के टाइम में नीचे गिर जाता है, और वो फूट कर उसके बारिश के टाइम में उसके जो पौधे बनते वो ऑटोमेटिक इस पर चढ़ जाते हैं। उसको कोई खाद डालने का काम नहीं, या रासायनिक फवारा मारने की जरूरत नहीं रहती। अभी पानी फाउंडेशन और कृषि विभाग के अधिकारियों ने 2 साल से इस पर रिसर्च कर दिया, और जो मनरेगा बोलते उसको मराठी में रोजगार हमी योजना, उसमें ये योजना में समाविष्ट कर दिया है। और जो फलबाग के नियम रहते किसान लोगों के लिए, वैसे ही 3 साल तक किसान लोगों को ये अगर लगाया जैविक कंपाउंड, तो इससे किसान लोगों को अनुदान मिलने वाला है। वो बारे में अभी हमारे जो टीओ है तालुका कृषि अधिकारी अकोट के, इन्होंने एस्टिमेट वगैरह बना चुके हैं इसका। अभी उसकी मंजूरात मिलना थोड़ी बाकी है। जैविक खेती में अभी कैसा है कि अभी का टाइम ऐसा है कि अब इतना तो मैं ज्यादा इस पर मैंने विचार किया नहीं, मगर लोग बहुत ही इंटरेस्ट नहीं ले रहे जैविक खेती में। बहुत से कम लोग हैं कि भाई 2 साल पहले मरने के लिए तैयार है लोग, मगर बोलते नहीं हमको सब रेडीमेड होना। ये सब गलत बातें हैं, क्योंकि खेती में अगर जीव जंतु की वजह से अपनी को जो पैदावार होती है, जीव जंतु रहेंगे तो अपन रहेंगे। ऊपर से खेती में तो अपने को जो जीव जंतु है उसकी पैदावार बढ़ाना जरूरी है। रासायनिक खतों से और रासायनिक फवारे जो करते अपन, दवाइयाँ छिड़काते, उससे सब अपने पर दुष्परिणाम हो रहे हैं। अलग अलग बीमारी अपने में आ रही है। अब उदाहरण दे रहा मैं आपको हार्ट अटैक का, तो कम से कम पहले हार्ट अटैक का नाम भी नहीं था। अभी अभी 15-15, 20-20 साल के नौजवान लड़कों में हार्ट अटैक की बीमारी फैली हुई है। तो ऐसे बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो गई है। वो वजह से अपने को जैविक खेती करना बहुत जरूरी है।
बहुत दूर दूर से किसान लोग आके मेरे पास से ये जो मैंने जैविक कंपाउंड बनाया है इसके पौधे लेके जाते हैं। मैं सबको फ्री में ये दे रहा हूँ। तेलंगाना से भी किसान लोग मेरे इधर आके ट्रक ट्रक भर के मेरे पास से ये पौधे लेके गए हैं। थोड़ा पौधे दिखाइए ना आप जरा, उल्टा वो दूसरी तरफ के कैमरे से। दिख रहे क्या सर जी? जी दिख रहे हैं। ये देखिए थोड़ा ये रास्ता है स्थिर सर जी मेरे। होकर दिखा दीजिए। निवडुंग है क्या? निवडुंग? हाँ न्यूडंग न्यूडंग। हाँ, ओके ओके। ओम जी, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अब सर जी हम कैसा, हमारे खेड़े छोटा सा खेड़ा गांव है हमारा, उसमें कोई इसको कैक्टस बोलता, कोई फंटा बोलता, और वो ज्यादा से ज्यादा इसका परिचय न्यूडुंग करके ही इसको बोलते हैं सभी लोग, न्यूडुंग न्यूडुंग करके। कैक्टस फोटो की इधर स्पीसीज दिख है, नहीं रहा है। कैक्टस की स्पीसीज है विंदेश्वर जी, जी जी, कैक्टस की स्पीसीज है। क्या है? कैक्टस कैक्टस की स्पीसीज है। कैक्टस कैक्टस का प्रकार है सर। अच्छा, अब इधर से देखिए ऐसा दिखता क्या, देखो अभी ऐसा हर हर इसमें काटे काटे रहते हैं, 4 इंच तक उसका डंडा रहता है, बहुत जहरीला काटा होता है, ऐसा काला काला टोक रहता है, हाथ में लग गया कि जलन बहुत करता है। हमारे गांव में भी था, एक ही खेत में था, लेकिन आज भी याद आता है, जब बचपन में जाते थे ना गांव में, तो एक खेत में था ये, याद आ गया। तो इसका बीज मिलता है या पौधा? इसकी दहनिया है ना सर, दहनिया दहनिया जो इसकी है यही लग जाती है। इसको अच्छा, तोड़ के रख टहनी देंगे लग- अपन तो महीना भर, इसको टहनी अगर लग तोड़ के रख जाती देते है। अपन तो, हेलो, इसको अगर काट के रख देते अपन तो 1 महीना इसको कुछ ही नहीं होता। जी 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 जी, इसके इसके दाहिने लगाते हम, ये साइड की जो निकल जाती है ये काट के दे देते हैं किसान लोगों को। 50 एकड़ खेत है सर जी मेरा, पूरा पैक होगा। और कम से कम 100 लोग किसानों को अब तक मैंने ये पौधे दिए हुए हैं। जी 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 जी। तैयार कितने दिन में हो जाता है भाई साहब? तो पहले सर मेरे को आइडिया नहीं थी, तो पहले छोटे छोटे टुकड़े लगाए थे मैंने, भाई एक प्रयोग कर रहा था मैं तो अभी अभी हम क्या करते कि दो 2.5 फुट की जो ये रहती दहनी रहती, ये लगाते 2 साल में ये पूरा कंप्लीट हो जाता सर। अब क्योंकि हमारी जो टीम है ये पूरी उन्होंने सब इस पर जो प्रयोग किए, तो 2 फुट का भी लगाया, 3 फीट का भी लगाया, तो ये यानी जल्दी जल्दी सुलग जाता। ये देखिए सर, मैंने पूरे खेत को ये कंपाउंड करके ये ऐसा लोहे का गेट बना दिया, कोई टेंशन नहीं है मेरे को अभी। और हाइट सर इसकी 14 फीट तक बढ़ जाती है, 14 फीट तक। जंगली सुअर भी भाई साहब इससे? दिख रहा है क्या सर जी? आप कौन से हाँ? जिला से होते हैं सर? मैं विदर्भ, यानी जो ये है ना महाराष्ट्र का अकोला जिला। अकोला, जी जी। भाई इसका गेट और दिखाओ एक बार, और कैमरा लगाओ गेट पे। हेलो, ये ओपन शेयर देखिए को मैडम, दिख रहा है कैटेदार क्या मैडम? नाशपाती बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं सर? मैडम दिख रहा है क्या? हाँ, कैटेदार नाशपाती दिख बोलते रहा हैं, है, दिख रहा है। या फिर नागफनी भी बोलते हैं। नागफनी नागफनी नाशपाती हाँ, तो हिंदी में फल हो नागफनी भी जाता बोलते हैं। अच्छा, नाशपाती फल हो जाता है, नागफनी नागफनी। लेकिन नागफनी में सर ऐसा पता थोड़े ना होता है। नहीं नहीं, दोनों नाम है, कैटेदार हाँ, नाशपाती भी पत्ता बोला होता जाता है है सर जी। उसको। जी, सर जी इसको पत्ते रहते, इसकी अभी पत्ते की झड़न हो गई, इसको ऐसे 2-3 बरस हेलो। में बड़ा हो जाता है, 2-3 बरस में, है ना? 2-3 हाँ, बरस 2 में। साल में बढ़ जाता है मैडम। अभी उसके पत्ते की झड़न हो गई मैडम पूरी पूरी। अभी उसको ऐसे गुलाबी रंग के ऐसे 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 फूल आते छोटे छोटे, ये देखो। तो भाई जैसे आप काम करते हो खेत में, फिर आपको तो परेशान नहीं करते ही हैं? नहीं 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 मैडम, कुछ भी परेशानी नहीं है, इससे तो हमारी परेशानी कम हो गई 90%। क्योंकि ये जंगली जानवर जो बोलते वन्य प्राणी, उसको इसकी तकलीफ है हमको। बुआई करते जिस दिन बुआई करते हम लोग,
उस दिन से तो फसल घर घर तक आने तक की हमको तकलीफ है। हमारे यहाँ जंगली सुअर, हिरन, बहुत सारे बंदर, अपने से ज्यादा जानकारी वो जंगली जानवरों को इसके बारे में है, वो इसको छेड़छाड़ कुछ नहीं करते। इसमें जो अलग प्रकार के कैक्टस है उसके जो पत्ते रहते उसको काटे रहते, ये उसमें से नहीं है। इसका जो बुंदा है उसको काटे है, यानी इसका जो पान वाले जिसके पान को काटे हैं पत्तों को, वो पत्ते गिर के खेत में फैल जाते, उससे अपने को तकलीफ होती। तो इसके बुंदे को काटा होने की वजह से इसके काटों की अपने को कोई तकलीफ नहीं है। बहुत सुंदर काम है ये, क्योंकि ये जितने भी जहाँ पर भी वन्य क्षेत्र ज्यादा है, इन क्षेत्रों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज वन्य प्राणियों की है। और सारे किसान एक ही चीज पूछते हैं, बंदर और सुअर की, वो बताओ उसको कैसे वो करेंगे। तो ये निश्चित रूप से बहुत बड़ा काम है। और इसमें आप नंबर, आप गजानन जी से आग्रह करेंगे कि इसको आपका नंबर जो है ये ग्रुप में डाल देंगे, तो आपसे संपर्क करके ये जो कटिंग्स है हम मंगाएंगे। और बारिश में लगाएंगे भाई साहब इसको। सर थोड़ा सा जमीन गिल्ली होना, इसको कैसा अपन जो पुराने लोग थे जो अपने बेर की या बबुल की जो अपन ये बनाते थे, सुरक्षा कवच बनाते थे पुराने टाइम में, जो लोग हमारे खेड़े पर, वो उसी तरह से लगाना पड़ता है इसको। थोड़ा सा जमीन गिल्ली होना, क्योंकि इसका जो बुंदा रहता है इसमें एक दूध के सरी का पदार्थ रहता सर इसमें, तो वो दूध का सरी का पदार्थ होने की वजह से इसका वेट ज्यादा है, तो ये सीधा रहने को होना, उसके लिए अपने को जमीन थोड़ी गिल्ली होना। एक बार लगा लिया कि फिर कोई नो टेंशन, उसको पानी की कोई जरूरत नहीं रहती इसको। वर्षा के समय ही लगाना चाहिए तो अच्छा हो जाता है। हाँ, यानी 15 मई से आगे जून महीने में आप लगा सकते मैडम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत महत्वपूर्ण चीज है ये, आज के समय में बहुत ज्यादा काम की चीज है। पानी फाउंडेशन का जो कार्यक्रम है सर अमीर जी का, तो वो लोगों ने सब इस पर 2 साल रिसर्च किया, और जो उनके गट है अभी अपने पानी फाउंडेशन में, अपने पूरे राज्यों में ये डिवाइड कर दिया उन्होंने, थोड़ा थोड़ा अपने यहाँ से लेके गए, और हर किसानों को ये बोल रहे हो कि भाई ऐसा 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 करना चाहिए। इसका नाम एक बार फिर से बोलिए सर। इसको हम लोग कैक्टस बोलते, मराठी में हमारे निवडुंग बोलते, और हिंदी में नागफनी बोलते। इसकी थोड़ा फोटो सही से दिखाई। बहुत धीमे बढ़ता है तो, बहुत धीमे बढ़ता है सर, मगर ये आपने अगर 5 फुट का भी लगाया तो ये जगता है, इसको पानी की जरूरत नहीं रहती। हमारे आदिवासी अंचल में लगाते हैं इसको बहुत, मगर बहुत धीमे बढ़ता है सर। ये इसकी जो उपज है ना, ये जहाँ पानी का, यानी पहाड़ी एरिया है जहाँ पानी कम है, अगर आप पहाड़ में घूमने गए जहाँ अपने को समझो कि जहाँ पानी नहीं है वहां इसकी उपज रहेंगी, पहाड़ी एरिया में बहुत जैसे ज्यादा है सर। ये इसमें पत्तियां नहीं होती क्या? नहीं पत्तियां होती सर, मगर ये सीजन में उसकी पत्तियां झड़ जाती है, और उसको ऐसे गुलाबी कलर के, लाल कलर के छोटे छोटे फूल आ जाते। मैं आपको एक बार उसके फूल दिखा था, फिर से दिखा। हाँ, ये देखिए दिख रहे सर? जगन भैया जी, आप ना ऊपर कैमरा ऑन कीजिए, वो ऊपर है ना 2 सिंबल, वो बराबर दिख जाएंगे। ऊपर 2 सिंबल है ना एरो के तरफ, उसको टच करिए, उसमें से बराबर दिख जाएंगे बैक का। हाँ ठीक है, ठीक देखो मैडम दिख रहा है? थोड़ा सा रोको, हाँ रोक लो, थोड़ा सा दूर कर लो थोड़ा सा कैमरा, और रोक। हाँ, थोड़ा सा एक जगह पर रोक दीजिए और उसको दिखा दीजिए। एक जगह पर जाइए, अब खड़े रहिए वहां पर। क्लियर नहीं हो रहा। दीदी इनको बोलिए ना फोटो डाल दें, वो जूम होके दिखाई देने लगेगा। जी जी जी, हाँ फोटो भेज देंगे। जी 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 हाँ जी, व्हाट्सएप पर डाल देने से, जूम करने से वो दिखाई देगा,
हमको लगता है जो हम लोग सीज बोलते हैं, हिंदी भाषी वाले सीज जो बोलते हैं वही मैडम समझ। हाँ हाँ मैडम हाँ, देखिए, बोलो जो बोलो। हम जो वो सब्जी गार्ड में आपसे बात की कि नहीं, ये देखिए, ये दूधी भोपड़ा बोलते हैं उसको हम मराठी में। ये देखिए, ये इस पर अभी ये जो पीछे का रह गए, इसका बीच नीचे गिर जाता अभी। क्या आपको दिखाई दे रहे हैं? हाँ हाँ दिखाई दे रहा है थोड़ा, हाँ ठीक है ठीक है। ये देखिए, ये इसका बीज नीचे गिर जाता बारिश के टाइम में, वो यानी उसके रोप बन के ऊपर चढ़ जाते हो। बेल वर्गीय जो भाजी सब्जी रहती, इसमें एक नंबर आ जाती मैडम। फोटो और वीडियो बना के ग्रुप में डाल दें तो अच्छा रहेगा। और सर, मैं ग्रुप में अगर मैं ज्वाइन हो गया तो इसकी वीडियो है सर मेरे पास में, कुछ फोटोग्राफ्स है, मैं आपके डाल देता। बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद। बिंदेश्वर जी म्यूट कर लें। जी जी जी। ये बरगद का पेड़ है सर जी। ये बरगद के पेड़ के नीचे हमारा जो गायों का गोबर रहता, वो गोबर हम यहाँ लाके डाल देते। उसमें कुछ जो जैविक सामग्री रहती है अपनी, जिसको हम निविष्ठा बोलते हैं, वो निविष्ठा डाल के वही हम खेती मैंने जानबूझ के लगाया हुआ है, कम से कम क्योंकि अपने को जैविक खेती करने की है। तो जो पुराने अपने जो इतिहास है या फिर जो पुराने लोगों ने संतों ने बताया हुआ है, वही अपने को मार्ग से चलना पड़ेगा। इसलिए मेरे को बहुत घर से विरोध हो गया था। ये बरगद का पेड़ बहुत सारी जगह लेता, ये लेता, फिर भी मैंने ये बरगद का पेड़ लगाया और उसको जगाया। जैविक खेती के लिए ये जो फार्मूले है पुराने अपने, ये बहुत जरूरी है। 50 एकड़ खेती के लिए मेरा ये पूरा जैविक कंपाउंड तैयार हो गया पूरा। अब इसमें जंगली जानवर बिल्कुल नहीं आए। बिल्कुल नहीं आते सर जी, बंदर भी आते नहीं। फक्त बंदरों की प्रॉब्लम ये है कि इसमें कोई दूसरा कौन सा पेड़ निकलने को नहीं होना। दूसरा अगर पेड़ निकल जाता तो पेड़ पर चढ़कर अंदर अंदर छलांग मार सकते हैं। इसलिए हम इसमें दूसरा कौन सा भी पेड़ आने नहीं, उगाने नहीं देते। गूगल पर अगर सर अपने आप लोगों ने मेरा नाम डाल दिया तो उसमें बहुत सारे वीडियो है। एक भी वीडियो मैंने खुद की डाली हुई नहीं है, कौन सा भी फोटोग्राफ मैंने डाला हुआ नहीं है। सब बाहर से जो लोग आ गए देखने के लिए, वो लोगों ने वीडियो बना के जो डाले उसमें डाले, वो गूगल पर आ रहे हैं अभी। हमारे अकोला जिला की जो पहले कलेक्टर मैडम थी नीमाजी अरोरा, वो भी 2 बार आके गई। उन्होंने भी एक प्रोग्राम अकोला में लिया। और यानी इतना इसका प्रसार प्रचार सब बाकी लोगों ने किया, मैंने कुछ ज्यादा प्रसार किया नहीं। चैनल का नाम क्या है? चैनल का नाम नहीं है सर। गूगल पर अगर आप जगन मगाड़ डाल दिया आपने तो उसमें सब ये वीडियो वगैरह आ जाते। बहुत सारे लोगों ने मेरे को बोला चैनल खोलो, आपको पैसे मिलेंगे, तो मैं वो फिराक में नहीं था सर। अब ये लोग भी बोलते हैं कि भाई तुम ये जो देते फ्री में किसान लोगों को, इससे भी पैसे ले लो। अपने को अच्छा लगता नहीं सर। किसानों के लिए काम कर रहे हैं अपन, तो अपने को कोई भी पैसा नहीं होना, पैसा कमाना ही अपना, यानी अपने को अच्छा लगता नहीं है। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत। अब थोड़ा सा मैं एक हमारे जैविक की जो गठ है तालुका के, उसका जो गोडाउन बांधना चालू है, उसको काम में मैं बिजी था। गजान भाऊ का मेरे को कल रात को ही फोन आ गया, तो थोड़ा सा मैं लेट हो गया। उसके लिए आप सबको मैं यानी क्षमा चाहता हूँ आप सबको। नहीं ऐसा कुछ नहीं। कोई बात नहीं। ऐसा कुछ नहीं, आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा है, बहुत जगह ये कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। थोड़ा बहुत तो चलता है काम में। जगन जी के कार्य को बहुत बहुत सलाम। वंदे मातरम, वंदे गो मातरम। सर जी, शेगांव का नाम सुना होगा ना अपना, गजान महाराज का शेगांव। जी हाँ, जी हाँ। जी जी। वहां से 45 किलोमीटर है हमारा गांव। अकोला से 45, शेगांव से 45। जी जी आगे और जगन भैया और आगे जाइए, और कुछ है दिखाने? और मैडम, मैंने कैसा है, हमारा जो काम किया अपने खेती के लिए काम किया हुआ है, तो इसमें मैंने जो पहले जो ये किया, तो पहला प्रयास मेरा सक्सेस हो गया मीठा पानी का।
अब हमारे गांव में जितने भी बोर है जल संधारण के लिए हमने कोई भी योजना आ जाती कृषि इसकी गवर्नमेंट की, तो हम उसका 100% लाभ लेते। यानी हमारा सलाइन ट्रैक बोलते इसको, तो अभी पूरा मीठा पानी का एरिया हो गया। दूसरी बात ऐसी रहती मैडम कि हमारे इधर जो फल बाग बोलते उसको, तो ये जो हमारे सीनियर लोग थे ये बोलते थे अपन यानी खेत में बागायत नहीं कर सकेंगे, फल बाग नहीं आएंगे ये सब। उनको मैंने बोला कि भाई मैं प्रयास करूंगा, सक्सेस होगा तो ठीक। अभी मैं पूरा जैविक का मेरा 300 पेड़ों का बाग है नींबू का, और मैडम उसमें भी मैं सक्सेस हो गया। तो अभी 15 दिन पहले 1.5 लाख रुपए में मैंने वो बाग दे दिया व्यापारी को, वो भी आपको दिखाता मैं। यानी कि जो लोग बोलते कि भाई खेती में मुनाफा नहीं है, खेती घाटे का धंधा है, वो लोग दिल से कुछ करते नहीं है। खेती एक व्यवसाय है, और दूसरी बात ऐसी है कि खेती में घाटा नहीं है मेरे हिसाब से। मैं 25 साल से खेती कर रहा हूँ मैडम, मगर कैसा है कि खेती को व्यवसाय के तरीके से समझता हूँ, और जो भी खर्चा होता मैं सब मेरे 25 साल का हिसाब किताब लिखा हुआ है। ये आपको अभी दिखेंगे, ये जो नींबू है मेरे, नींबू के पेड़ दिख रहे हैं मैडम? हाँ दिख रहे हैं, मगर नीचे से दिख रहे, थोड़ा सा दूर हो जाइए। हाँ दिख रहे हैं। थोड़ा नजदीक जाओ ना भाऊ, गेट खोल के। हाँ, थोड़ा नजदीक जाइए। बोल रहे मैडम, थोड़ा कैमरा रोक दीजिए एक जगह, तब सही। 2 मिनट से 2 मिनट। अब दिखते हैं सर? जी जी दिख रहे, जी जी। ये सब मैडम जैविक है, पूरा जैविक का इस्तेमाल करता मैं। और ये थोड़ी सी जमीन हल्की थी इसलिए मैंने इसमें नींबू लगाया। और जो भी सब्जियां वगैरह रहती इसमें, ये सब मैं ही उगाता हूँ। सब्जियों का भी जो प्लॉट है आपको मैं दिखाता। ये ज्वार है, घर के लिए इतनी 2 एकड़ ज्वार लगाई हुई है। यानी अपने को आगे अगर रहना है, सब पीढ़ी बचानी है, तो अपने को जैविक का सहारा लेना बहुत जरूरी है। उसमें से एग्जाम्पल ऐसा है कि जो कोरोना आके गया, उसमें से अपने को बहुत सारी सीख मिली हुई है। उसके लिए अपने को जैविक खेती करना बहुत ही जरूरी है। ये इसमें से है थोड़ा बहुत, तो इसमें मैं मेरे घर के लिए जो सब्जियां लेता हूँ, उगाता हूँ इसमें से ही। यानी बाहर से 90% हम बाहर का कुछ लाते नहीं। ये सब हम नॉन पॉलिश यूज करते हैं। हमारे यहाँ मैंने दाल मिल भी अकोला से लाई हुई है। दूसरा अभी 2 महीने सबसे ज्यादा जो ये होती केमिकल का इस्तेमाल होता, ये अपने जो खाने उसमें से इस्तेमाल हो रहा है। क्योंकि अपने यहाँ पे जो कपास निकल जाती, तो कपास का जो तेल रहता वही अपने खाने में इस्तेमाल हो रहा है। क्या उससे हुई है 2 महीने से, मगर उसका इंस्टॉलेशन करना और उसको चालू करना अभी बाकी है। ये हमारा नींबू का बगीचा है, पूरा ऑर्गेनिक। थोड़ा थोड़ा करते करते हम 90% तक ये जैविक खेती कर रहे हैं अभी। से हम
को थोड़ा सा पहले पहले तो मुनाफा कम आ गया था, मगर अभी 90% तक मुनाफा ज्यादा बढ़ रहा है हमारा, क्योंकि खर्चा बहुत ही कम हो गया। हमारे यहाँ पानी तो मीठा है, मगर उसमें दूसरी प्रॉब्लम, जो हम लोग हर साल मिट्टी की जांच करवाते, तो मिट्टी में हमारे यहाँ क्षार का प्रमाण बहुत ज्यादा है, इसलिए कंटिन्यू बागायत हम कर सकते नहीं। उसके लिए जो अपना जो फसल रहती, काड़ी कचरा बोलते उसको अपन, जो फसल निकलने के बाद में जो वेस्टेज रहता, वो भी हम लोग उसको जलाते नहीं। उसको जो हार्ड रहता उसको एक जगह जमा करके उसके कुछ निविष्ठा डाल के उसका दूसरे साल में हम खत के सरी का उपयोग करते। और जो शेनखत रहता है उसमें भी हम जो हमारा कुछ निविष्ठा रहती जो जैविक की, वो डाल के हम लोग हर साल अपने फसल को देते हैं, रासायनिक का वापर करते नहीं। हमारा सोयाबीन और तुअर लगाई थी, उसके भी खेत का जो है अभी वेस्टेज निकाला हुआ। आपका ये पूरा कितना एकड़ खेत है भैया? ये मैडम पूरा यहाँ पे 50 एकड़ खेत है। तो फिर आपके आसपास आपके देखकर कोई जैविक किसान कर रहे हैं खेती, जैविक खेती की तरफ बढ़ रहे बहुत हैं? सारे जुड़ गए मैडम। अभी ये डॉक्टर पंजाबराव देशमुख जैविक खेती मिशन जो आ गया था 4 साल से, वो वजह से भी बहुत सारे किसान जुड़ गए हैं। हमारे तालुका की जो गठ है हमारे किसानों के, हमने जो गठ बनाए उससे हमने एक वो फार्मर कंपनी बनाई। वो कंपनी का जो तालुके में जो किसान लोग हैं उनका माल जमा करने के लिए और उनको अच्छा मुनाफा मिलने के लिए हमने एक गोडाउन बनवाया अभी, डॉक्टर पंजाबराव देशमुख जैविक खेती मिशन के अंतर्गत। अच्छा, तो आपने ग्रुप के माध्यम से आप आपका जो खेती किसानी का माल निकलेगा वो आप ग्रुप के माध्यम से बेचेंगे, है ना? बचत अपने। तो मैडम कैसा है कि वो पूरे तालुके का माल एक जगह स्टोर हो जाएगा। वहां से बहुत सारी कंपनियां हैं आजकल, ऑनलाइन भी अपन अपना माल यानी बेचने के लिए डाल सकते हैं। तो हम अभी थोड़ा समृद्धि ऑर्गेनिक करके कंपनी है औरंगाबाद पुना की, वो साहब लोग हमारे यहाँ आके गए हुए हैं, बहुत सारा माल वो भी लेके जा रहे हैं हमारे यहाँ से। यानी अपने जो रेट रहे उससे थोड़े ज्यादा पैसे देके भी वो माल खरीद रहे हमारे से। अच्छा, तो आपने पर्सनली भी आपने बेचा होगा ना बहुत ऐसे सारे माल? लोग अभी मैडम, हाँ, जो समृद्धि ऑर्गेनिक करके मैडम कंपनी है पुना की, वो ओमकारनाथ जी सवाल कर सकते हैं। ओमकारनाथ जी का हैंड नीचे और रंजना जी, उनकी खरीदारी आवाज नहीं आ रही है, एक जगह पर आप खड़े रहिए आदरणीय भाई साहब। जगन भैया, थोड़ा सा नेटवर्क कम ज्यादा हो रहा है। हाँ मैडम। ओमकारनाथ जी है झारखंड से। ओंकारनाथ भैया, आप सवाल कर सकते हैं हमारे मुखवक्ता के साथ। ओंकारनाथ भैया, चलिए अब हमारे सदन में कोई भाई बहन हम अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने हैंड राइज करिए ताकि संवाद हो जाए। अस्तिवा तिवारी जी, जी सादर आमंत्रित। जी ओम सादर प्रणाम। मैं एक चीज ये जानना चाह रहा था कि जो ये बाड़ी है इसमें नीचे से अगर जैसे ये बड़ा हो जाएगा तो नीचे से जानवर आ जाएंगे उसमें, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सर नीचे से जानवर आते ही नहीं। अपन ने लोहे का अगर कंपाउंड कर दिया, समझो अपन ने आज कंपाउंड कर दिया तो दूसरे दिन उसमें नीचे से सुअर घुस जाते। मगर ये एक पेड़ के सरीका है, ये नीचे इसके जो मूल रहते वो बहुत ज्यादा फैल जाते। आज तक नीचे से कौन सा भी सुअर या कौन सा भी जानवर आया नहीं। ऐसा नीचे कल्ले निकल आते हैं क्या? नीचे से भी निकलते हैं क्या हाँ, एकदम नीचे जड़ से?
जिसकी जो जड़ें रहती सर ये नीचे जमीन में घुस जाती है। आज तक सुअर अंदर आया नहीं मेरे इधर से। ऐसा ऐसा चलिए। साइड ब्रांचेस भी तेजी से और निकलते होंगे। हाँ और आज अगर अपन अंदाज लगाते कि भाई लोहे का कंपाउंड एकड़ भर के लिए करते तो कम से कम 80-90 हजार रुपये खर्च आ जाता। हाँ इसका ज्यादा आता ये ज्यादा। हाँ ये अगर करते अपन तो 2-3 हजार में काम बन जाता अपना। थोड़ा तेजी से चल रहा है ना, तो कैमरे में आपके खेत की फोटो ठीक है। हाँ, धीरे चलिए आराम से। सर इसकी हाइट 14 फुट तक बढ़ी हुई है। ये जो दिख रहा है अभी ये ज्वार है, मैंने घर के लिए लगाया 2 एकड़। सर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अपने को जो आ रही है हेल्थ में, तो उसमें पहला कारण है ये अपना जो अपन तेल इस्तेमाल करते, तेल शक्कर, ये 2-3 जो आइटम है ये अपने को करना पड़ता है। गेहूं उसमें से एक, इसलिए थोड़ा थोड़ा हम लोग जैविक खेती के इधर बढ़ रहे हैं अभी। तो उसमें से अब हमने ये ज्वार लगाया खाने के लिए। जी आगे मैं नींद नहीं आ रही मुझे, कल रात 3 रात से सोई नहीं हूँ मैं। ऐसे किसे पकड़ लूँ। ये आगे डॉक्टर किशोर दुबे सर। ट्रीटमेंट तो हाँ धन्यवाद रंजना दाई। कल तक तो करोगी नहीं करोगी कि कल तक भी रंजना नहीं छोड़ना? कल तक भी नहीं, कुछ नहीं। अब तो कुछ हो संभव ही नहीं है मेरे साथ, कुछ भी नहीं होगा। रंजना दाई हाँ हाँ धन्यवाद. हा तुम्हाला मी एक फोटो पाठवला आहे तुमच्या व्हॉट्सअपवर. म्हणजे हे जो निवडुंग है, ये जो निवडुंग है जो लोग देखना चाहते हैं उसके फूल कैसे है, इसका मैंने आपको एक फोटो भेजा है, वो आप शेयर कर दीजिए मेरे कथन के बाद में. दूसरी चीज कि बहुत अच्छा ये जो जगन जी ने जो बात कही है बहुत अच्छी बात कही है. और उसी तरह से जिसको हम बायो फेंसिंग बोलते हैं, जैविक फेंसिंग बोलते हैं, उस तरह से बहुत कम पैसे में कम खर्चे में ये निर्माण किया जा सकता है. तीसरा एक बिंदु है कि ये जो ओपनशिया होता है, अभी दुनिया में प्रयोग चल रहे हैं कि ये ओपनशिया कैक्टस ऐसे जो बहुत कम पानी में होने वाले पौधे हैं, इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का भी काम चल रहा है. तो संभवतः ये बात अभी भविष्य में हो जाएंगी कि ये जो पौधे हैं ये मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के काम में इसकी जो ज्यादा डालियां है वो भी काम में आ सकती है. एक बिंदु और कि भाई ये पौधे यही बहुत काली मिट्टी जो है, बहुत पानी जहाँ है वहां पर अच्छे नहीं बढ़ते. जहाँ पे पानी कम है, रेतीली जगह है, या अपन अगर जैसा कैक्टस घर में डालते हैं तो रेती में डालते हैं, उसी तरह से अगर गड्ढे में मिट्टी और रेती ऐसा मिक्स करके अगर अपन लगाते हैं तो बहुत अच्छे से बढ़ जाते हैं. यह सभी जगह का अनुभव है. और एक जानकारी कि पानी जब देंगे तो इसमें पत्तियां आती है, लेकिन जैसे ही ये जगन जी ने बोला वो बिल्कुल सही है कि जैसे ही जैसे धूपकाला बढ़ता है या टेम्परेचर बढ़ता है तो उसके पत्ते निकल जाते हैं, लेकिन पत्ते इसमें आते हैं. बस यही जानकारी मैं शेयर करने वाला था. धन्यवाद. चीज और जानना चाह रहा हूँ कि इससे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं पड़ता जैसे जो हमारी फसलें हैं? इससे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि ये जो है ये जमीन से ही बढ़ते हैं और इसकी जो ग्रोथ है, जो मतलब बाढ़ जिसको बोलेंगे, वो बहुत स्लो है. और इसके जो कांटे हैं वो यानी एक्चुअली अब वैज्ञानिक दृष्टि से बोलो तो इसका जो पत्ती जैसा आकार है ये इसका तना है, और जो कांटे हैं ये उसकी पत्तियां है, पत्तियों का ट्रांसफॉर्मेशन उसमें हुआ है. और इसको जो फूल आते हैं वो फूल से जो बीज गिरते वो आसानी से दूसरी जगह पे मतलब उससे बढ़ते नहीं. पौधे इसकी डहालियां है, डहनियां है, वो डहनियों से ही बढ़ते हैं, इसलिए इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है. बहुत साफ दिख रहा है, बहुत मैं अच्छा एक बात दिख रहा और सभी के नॉलेज में डालूंगी. इसका बायो एंजाइम बनाइए, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल और एंटी इंसेक्टिसाइड भी है, क्योंकि इनके ऊपर कोई कीट नहीं लगती, कोई बीमारी नहीं लगती. हम लोग टीसीबीटी में इसका जिसको जैव रसायन कहते हैं
और बहुत ही सक्सेसफुली इसका बायोएंजाइम खेती के लिए, फंगल के लिए, कीटक के लिए काम कर रहे हैं। रंजना ताई वो फोटो शेयर कर दीजिए और आगे सदन को चलाइए। धन्यवाद। हाँ हाँ ठीक ठीक। ग्रुप 2 में भी डाल दीजिएगा मैडम, ग्रुप 2 में। नहीं मैं अभी इसमें शेयर कर रही हूँ, अभी दिखा देती हूँ, 1 मिनट। बाद में ग्रुप 2 में भी डाल दीजिएगा प्लीज। जी जी दिख रही है? हाँ जी हाँ मैडम, ये कैक्टस अपना नहीं है जो मैंने लगाया हुआ है, ये नहीं है वो। ये नागफनी है। हाँ ये नागफनी है। ये नहीं है, ये नहीं है। हाँ हाँ ठीक है। ये वो नहीं है, ये अलग है और वो अलग है। उसके सिर्फ फूल बताइए, मैंने फूलों के लिए सिर्फ भेजा आपको। फूल उसको फूल ऐसे ही आते हैं, लेकिन जैसे अपना मुनगा का ये रहता है ना, ऐसे तोड़ आते हैं, फूल आते हैं जब, ऐसे उस तरह से फूल रहते हैं, कलर ऐसा ही रहता है उसका। और पत्ते इसे, ये पत्ते बराबर का बराबर। शेप है ना, उसके लंबे पत्ते रहते हैं। और उसको जो पैर रहता है वो गन्ना कैसे बढ़ता है पैरों में, तो ऐसे उसके कांटे कांटे रहते हैं, और उसमें हमेशा काले काले कांटे रहते हैं थोड़ा सा, और 2 इंच का चौड़ा रहता है वो उसका तना, तने के जैसा बोलते हैं ना, जो उसकी शाखाएं आती है वो, तो 2-2, 3-3 इंच के ऐसे पैर, 1 20 तक ऐसे पैर रहते हैं उसको, और कांटे कांटे आते हैं, और उस तरह से बढ़ता है। और बहुत घना रहता है, मतलब ऐसा सीधा सीधा ऐसा जैसे बढ़ा दो ना, तो चौड़ा नहीं फैलता, ऐसा सीधा सीधा लंबा लंबा फैलता है, और कांटा चुभ जाए तो बहुत जलन करता है। जगन भाव, मीठा पानी के ऊपर कुछ बताएंगे? मीठा जल सर हमारा तो सर जो पहले जो हमने खेती करी, तो वो टाइम में हम जब लोग बांधकाम करते थे पहले, यानी 20 साल पहले की बात है सर ये। तो जो हम ईंटों का बांधकाम करते थे उसमें पानी छिड़कना पड़ता था, जो कुएं थे पुराने जमाने में, तो सर ऐसे चूने के तरीके से सफेद कलर की एक लेयर पैदा होती थी। तो वो टाइम मैंने जो हमारे सीनियर लोग थे उनसे बात की, गांव में की जो मुखिया बोलते उनको कि भाई ऐसा ऐसा है, अपने वो खेती के लिए कुछ व्यवस्था पानी करनी पड़ेंगे। वो बोले असंभव है, अपन कुछ भी नहीं कर सकते, हमने ये बोरवेल यानी कुएं करे हुए हैं, बाकी जो बारिश का पानी हुआ है, मगर उसमें से अपने जो मिट्टी है उसमें अब जमता नहीं, अपने को मिट्टी कड़क हो जाती है। तो उस वो वजह के लिए सर मैं कृषि विभाग है अकोट का, वहाँ गया, वहाँ के एग्रीकल्चर ऑफिसर है उनसे बात की मैंने। तो उन्होंने सजेशन दिया था कि आप पिकी में जाओ। मैं ऐसा करते करते बस सर मैं पूना तक पहुंच गया। पूना के राहुरी विद्यापीठ में गया, मैं उनसे अधिकारी से मिला। तो वो लोगों का कहना यही था सर कि भाई तुम्हारा जो सलाइन ट्रैक है उसमें से जो ऊपर बारिश का पानी आता है, ये अगर जमीन की लेवल बढ़ गई वो पानी की वजह से, तो आपके यहाँ पानी की व्यवस्था हो सकती है। उसके लिए उन्होंने मेरे को यही सजेशन दिया था कि भाई जिसको हम क्षेत्रड़े बोलते, छोटे छोटे जो हमारे प्लॉट एरिया है पूरा जमीन का, तो उसमें हमने जहाँ भी यानी नीचा बहा गए जमीन का हमारे, वहाँ पे हमने क्षेत्रड़े बनाए। कम से कम 200 सवा 200 क्षेत्रड़े 20 साल में हमने किए हुए हैं। और 2018 में हमने जो आमिर खान सर है उनकी जो पानी फाउंटेन का वो काम करते, उसमें से हमने भाग लिया था 2018 में। तो 50 गांव में से सर हमारे गांव का दूसरा नंबर आया था उसमें, यानी नाला खोलीकरण, कंपार्टमेंट बंडिंग, कंटूर बंडिंग, ये जो सब सारी ये है सुविधाएं है, हम उसका यूज करते। और जितना भी बारिश का पानी आता उतना हम जमा करने की कोशिश करते, वो वजह से हमारे जमीन का जो पानी की लेयर है ये बढ़ सके। तो वो प्रयास करते करते सर अभी 20 साल हो गए हमारे। तो हमारे गांव में जो बोरवेल किए हुए हैं सभी को मीठा पानी है। सिर्फ ये सलाइन ट्रैक होने की वजह से जो हमारे हम मिट्टी की जांच करते
तो उसमें सब लोग ये शास्त्र लोग बोलते कि भाई हमारे इसमें क्षार का प्रमाण ज्यादा है, तो तुम कंटिन्यू बागायत मत करो। तो वो हमारे किसान लोग अभी चल रहे हैं सर, 2 ही फसल लेते, जब भी पानी की जरूरत रहती, यानी बहुत जरूरी है भाई, तो टाइम में सिंचाई का काम करते। हमारी जो खेती है सर विदर्भ में आ जाती, एक पानी की व्यवस्था हो गई हमारी, तो हम यानी मुनाफा बहुत ज्यादा होता हमको। अभी सभी 50-60 जो 50-100 बोरवेल है हमारे, सब मीठा पानी है। वो जी बहुत हिंदी में सुंदर। कुछ लोग उसको आगे डिग्गिया बोलते हैं, जो राजस्थान के जी भैया, मैं आगे प्रणाली मराठी जी से निवेदन करती हूँ, आप अपना सवाल करिए जी। ओम, मेरा सवाल नहीं है रंजना दीदी, मैंने भी मेरे घर के कंपाउंड के बाहर ये निवडुंग लगाए हैं, और मेरे यहाँ तो मिट्टी नहीं है, आपको मालूम ही है कंकड़ भूमि है, तो उनमें थोड़ा थोड़ा खोद के मैंने ये लगाए ना, तो आज 4-5 साल में इतने बड़े हो गए हैं ये कंपाउंड है वो। हाँ, थोड़ा थोड़ा करके मैंने लगाया, क्योंकि अंदर के कुछ फल होते हैं वो निकल के ले जाते हैं ना, इसलिए मैंने बाहर लगाया है कंकड़ के। मेरा जो कंपाउंड है वो दगड़ी कंपाउंड है, लेकिन उसके बाहर भी मैंने ये लगाया है निवडुंग वाला कंपाउंड, तो अब बहुत अच्छा हो गया है। 4-5 साल में बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है, और सुरक्षा चक्र ही बन जाता है वो हमारे खेत का या हमारे कंपाउंड का। ओम जी बहुत सुंदर प्रणाली बहन। और मैं आगे आदरणीय प्रीति झोपे जी भाई बहन ने हैंड राइज। श्रीकांत है जी। मैं वही बोलने वाला था, गांव के तरफ हमारे इसमें था वो पेड़, और उसी के लिए, और इसमें अपना बाबा जी के किताब में जड़ी बूटी का रहस्य ऐसी कुछ किताब है, 450-400 रुपए की थी 4-5 साल पहले, तो उसमें भी शायद से इसका वर्णन दिया हुआ है, मैं ऐसा याद पढ़ा हुआ है। और इसे जहाँ तक है, ये इसका फल शायद से मीठा रहता है ऐसा लगता है। जगन जी से पूछो कि मैं ये याद नहीं आ रहा पूरी तरह से, लेकिन बहुत अच्छा, मेड़ बहुत अच्छी होती है इससे, मतलब देखी हुई है बचपन में हमने, हमारे गांव में एक खेत में थी। सर इसमें फल तो कभी आए ही नहीं, फूल दिखते हैं अभी धूप के टाइम में, ये धूप लाल सा फल रहता है सर शायद से, ऐसा गोल गोल अपना नहीं ना, इससे अलग अलग वेरायटी है ना सर, ये जो पहाड़ पर आती, ये अपने वेरायटी अपन ने चूज की है इसके लिए, कंपाउंड के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, इसमें फल नहीं आता भैया, इसको फल नहीं आता। ऐसा लगता है मैंने ऐसे इसका फल खाया हुआ है सर, जैसा अपना ये गोंदन रहती ना, गोंदन उस हाँ, टाइप का थोड़ा गोंदन। सा, उस टाइप का फल रहता है, थोड़ा सा जो लाल कलर का ऐसा वो जो अभी रंजना जी ने दिखाया था वो था वो। बचपन की बात है सर, 80 के आसपास की, वो उतनी याद नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि मैंने मतलब खेत में जाते हैं, जैसा कुछ भी ऐसा देखा तो तोड़ के खाने की आदत थी, तो उस हिसाब से ऐसा स्वाद ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा मीठा सा हाँ सर, होता है। होंगे हो, क्योंकि इसकी अलग अलग वेरायटी है सर, इसकी 10-12 टाइप का आ जाता है ये। हाँ हाँ हाँ, अपन ने जो चूज किया हुआ है ये पहाड़ों पे जो रहता है, जिसको पानी कम लगता है, हमारे यहाँ पानी की दिक्कत थी, इसलिए अपन ने इसका। हमारे गांव में भी पानी की दिक्कत है, और हाँ पानी का ये जैसे जैसा खारा पानी, मतलब खेत में पानी, जैसे पानी में का ये जो पाइपलाइन से पानी डालते हैं, तो उसमें क्षार जमा हो जाता है। वही हमारे भाई के पास खेती है, मामा जी के लड़के के पास, तो उनका भी कोई प्रॉब्लम, उनके खेती का पानी मतलब पीने लायक नहीं है, मतलब अपने लिए, तो पौधों के लिए भी वो बराबर नहीं हो पाता, तो जमीन में मतलब ऐसा ये हो जाता है, तो उसको कैसे कम। बारिश का अगर पानी अपन ने, जो अपना जो एरिया है आपका वो किस टाइप का है मेरे को पता नहीं है, मगर हमारा एकदम फ्लड एरिया है, तो हमने जहाँ भी हमारी जमीन यानी नीचे जमीन का जो भाग है वहां पर हमने शेततोड़े बनाए, जिसको कोई तालाब बोलता, छोटे छोटे डिग्गिया बोलते कोई उसको। तो वो वजह से हमने जहाँ वेस्टेज जगह है हमारी, वहां पे हमने जो तालाब बनाए हुए हैं, उसमें से जो गाल आता हम हर साल में उसको निकालते, वो खेती में डाल देते, उसमें भी खेती में सुधार हो रही है अभी। और जो जितना भी ज्यादा से ज्यादा पानी अपना बारिश का आएगा, तो वो जमा करने की कोशिश हम लोग करते हैं, उसमें हम सक्सेस हो गए। नहीं, वो रसायन का भी ज्यादा उपयोग किया जाता है सर, जो खेती में डाल देते हैं ना रसायन,
उनको बोला, मैं भी जब से मैं अपने योगा कार्यक्रम में ज्वाइन हुआ तब से बोला, लेकिन वो बोलते थे को अगर ये डालेंगे नहीं तो फसल ही नहीं होगी, बोलते रहते नहीं हैं सब ऐसे। इसके कैसा है, ये सब गलत तरीके है ना सर। जी पहला जी तो मेरे अंदर से बोल रहा मैं आपको, किसी का दिल दुखाना ये मेरा प्रयास नहीं है। हमारे इधर भी बहुत बहुत जगह जाता हूं मैं प्रशिक्षण देने के लिए, तो वो लोग बोलते कि ये संभव ही नहीं है। सबसे गलत बात यह है सर कि जो अपने नाना रहते, नाना के पास की खेती पिताजी के पास आ जाती, पिताजी के पास में से खेती लड़के के पास में आ गई, लड़के के पास में जो भी खेती आ गई ये उसको मुफ्त में मिल गई, उसको कोई तकलीफ हुई नहीं। जिसने खुद कष्ट करके जो कोई प्लेटफॉर्म बनाया उसको उसकी कीमत रही थी। अब हमारे इधर भी 20-20, 30-30 एकड़ वाले जो पहले हमारे चाचा थे या बाकी लोग थे, उनके पास से खेती उनके लड़कों के पास आ गई, वो भी ऐसे करते कि उनको रेडीमेड की आदत लग गई पूरी, यानी वो कष्ट लेने के लिए तैयार नहीं है सर। वही जी लोग बोलते कि भाई, यही वही लोग बोलते कि भाई खेती में कुछ मुनाफा नहीं है, खेती काम की नहीं है। नहीं सर, जैविक में एक फायदा ये भी है कि जैसे अभी एक ही बैंगन का पेड़ है, अभी अब हमारे माता जी ने लगाया हुआ, अब एक ही सर मैं बैंगन का यहाँ, पेड़ है, एक ही करेले का ये बेल है, तो दोनों अब से सर मैं क्या यहाँ, होता है, 3-4 पानी फैमिली खाना मतलब सब्जी बन जाती है उनकी, इतने बैंगन और इतने करेले आते हैं। सर मैं बहुत अभी अच्छा। यहाँ खड़ा रहता है एक कैक्टस के बाजू में, तो देखिए मेरी हाइट 6.25 फुट है। अब देखिए कितना बड़ा है, आपको दिखाता मैं। आपको दिख रहा है सर? हाँ जी जी, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। बहुत ये दिखा अच्छा, हुआ, मैं बहुत बोला अच्छा। था उनको लगाने के लिए। उनके यहाँ पे भी सुअर का, हरण का बहुत प्रॉब्लम है खेती में, लोग सुबह से शाम तक खेत में रहते हैं। जी 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 जी, बहुत अच्छे। सुअर वगैरह इसमें घुसते नहीं सर, ये देखिए ये पूरा पैक हो जाता नीचे से। बहुत अच्छा है। इसमें से सुअर भी घुसते नहीं सर, क्योंकि ये पूरा पैक हो जाता है। ये देखिए आपको दिख रहा होगा, ये देखिए इसको ये दहनिया निकालना चालू ही रहती, और अपने से ज्यादा वो जानवर है, उनको इनकी माहिती ज्यादा है, वो इसको छेड़छाड़ नहीं करते वो। नहीं करते, नहीं करते। हाँ, ये अनुभव भी है। और हमारे यहाँ के जो वरिष्ठ लोग हैं, तो अगर खांसी जुकाम होगा तो इसकी एक दहनी तोड़ के लेके जाते, उसको थोड़ा सा यानी आग पे जलाते, थोड़ा सा उसमें से दूध जो निकलता, वो दूध के सर का पदार्थ, वो थोड़ा सा दूध के साथ में ले लेते, तो उससे खांसी ठीक हो जाती। अब मैंने तो उसका कोई उपयोग किया नहीं, क्योंकि अपने को जानकारी नहीं, नहीं ज्यादा से। है जड़ी बूटी का रहस्य बाबा जी की किताब में दिया हुआ है, मैं पढ़ा है शायद से। वो दे खांसी के लिए हमारे जी गांव के जी, जो जॉब बुजुर्ग लोग करता हैं था उसका उसमें लिखा इस्तेमाल है। करते सब। जी 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 जी, है जी बहुत अच्छा दिन करना है उसका। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद श्रीकांत भैया। और आगे ब्रिजेश यादव जी भैया ने हैंड राइज किया है। जी स्वागत है आदरणीय ब्रिजेश जी। जी ओम। मैं ये कह रहा सर कि इसमें प्लांटेशन ही होता है कि उसका तना भी रोपण किया जाता है? इसका तना ही रोपण किया जाता है, इसमें बीज नहीं रहती सर जी। जो इसकी डैनिया है कि नहीं, हम वही काट के दे देते हैं किसान लोगों को। जो पहाड़ी एरिया है जहाँ पानी कम है, मिलता है, वही उसकी उपज है। अब मैं पुणे नासिक उधर घुमाना, तो वो जो पहाड़ी एरिया है उसमें ये मिला मेरे को। उसकी कटिंग नहीं होने की वजह से वो ऐसा लंबा यानी चौड़ा फैल गया, और इसकी हम लोग कटिंग करते इसलिए ऊंचा फैल रहा है अभी, यानी बाढ़ हो रही है इसकी, हाइट इसकी बढ़ रही है। और प्ले एरिया में पानी अधिक लगने से इसको कुछ नुकसान हो सकता है? हाँ, इसको कहने पानी की जरूरत नहीं रहती, जहाँ पानी जमा होगा वहां ये सड़ जाता है। आप अगर पहाड़ी एरिया में गए तो आपको ये पहाड़ी एरिया में दिखाई देंगे। जहाँ पानी नहीं रहता बिल्कुल, वहां पे इसकी उपज है। जो अपने जी किले वगैरह रहे ना, वहां पर भी है ये बहुत सारा। जी ओम। जी आगे आदरणीय ओंकारनाथ भैया झारखंड से। ओंकारनाथ भैया, आप तक आवाज आ रही है? आपका हैंड राइज है।
वो खेत पे काम कर रहे हैं अभी। आप देख सकते हैं ऐसी दीवार से दीवार, अब ये हरी हरी दीवार पूरी हमारे खेत की बाजू में तैयार हो गई। पानी के लिए, खारे पानी के लिए आपने क्या किया है? खारे पानी के लिए सर हमने किसान लोगों को जन जागृति की कि भाई खेती करना है तो अपने को पानी की बहुत जरूरत लगेंगी आगे। पहले जो पुराने साल 20 साल पहले कुएं थे उसमें सब खारा पानी था सर। मैं कृषि विभाग से जुड़ गया, वो लोगों ने सलाह दी कि भाई तो आप छोटे छोटे डैम बनाओ, यानी छोटे शेततड़े बनाओ, वहां जमीन में से पानी अपने को, पानी की लेवल बढ़ने को ना, तो कम से कम 100-200 शेततड़े मेरे आज से किए हुए गांव, हमारे गांव में जो एरिया है, हमारा गांव छोटा सा है मगर खेती बहुत ज्यादा है। कुछ लोग हमारा तालुक तहसील जो है अकोट, वहां पे रहते, पुराने जमाने में उसको खटले बोलते थे, यानी 50-50 100-100 एकड़ खेती एक एक आदमी के पास में थी। खेती बहुत ज्यादा होने की वजह से सर इसका जो सब मैंने सर्वेक्षण किया, इसका अभ्यास किया मैंने, और जहाँ भी जिसकी जमीन पड़ी थी वो किसान से मैं मिला कि भाई ऐसा ऐसा है, अपने को ऐसा ऐसा करना चाहिए। अब पहले पहले तो कुछ लोग माने नहीं सर, बाद में उनको थोड़ा बहुत फर्क दिखा तो सब लोग जुड़े हुए हैं। गांव छोटा सा होने की वजह से एक उसका फायदा ऐसा है कि भाई जल्दी ही जल्दी सब लोग एकजुट जाते हैं। तो अब हमारा जो अकोट तहसील है अकोला जिले में की, तो वो वजह से हमारा जो गांव है एक अलग टाइप का हो गया अभी, बहुत यानी पानी की व्यवस्था हो गई, बहुत सारे लोग जैविक में जुड़ गए, वो वजह से अभी खेती में बहुत सारा मुनाफा आ रहा है और सभी लोग खुश है। अभी खेती के लिए सर हमने जो हमारे डिग्गियां बनाई, तालाब बनाए, उसके उसमें से हम गाल निकालते, वो भी खेत में डाल देते, और जो भी बरसात का पानी आता उसकी पानी नीचे की जमीन की पानी की लेवल बढ़ाने के लिए प्रयास करते हम लोग। उसमें से हमको कृषि विभाग जो अकोट का है वो बहुत सारा सहकार्य करता है, क्योंकि जो भी अपन डिग्गियां बनाते, तालाब बनाते, उसके लिए 100% अनुदान कृषि विभाग देता है। जो वेस्टेज जगह है वहां पे हमने ये क्षेत्र बनाए हुए हैं। बोरवेल का अगर आप देखेंगे पानी तो 7.5 HP की मोटर हमने डाली हुई है बोरवेल में, और पूरा मीठा पानी है। आप 24 घंटे 36 घंटे या 2 दिन भी चलाएंगे मशीन तो पानी की लेवल कम होती नहीं। जी यानी मराठी में उसको संरक्षित ओलित बोलते। जहाँ पानी बारिश कम हो गई वो टाइम में हम इसको यूज करते हैं। कंटिन्यू बागायत हम तीन सीजन हम बागायत करते नहीं, क्योंकि हमारे मिट्टी में क्षार होने की वजह से। और ज्यादा से ज्यादा मैडम जो भी हम फसल लेते उसका जो वेस्ट रहता है वो हम जमीन में गाड़ देते, यानी जो उसकी जो साइकिल है उसकी चेन हम उसको काटते नहीं। जलाएंगे आप तो उसमें कैसी राख निकल जाती, और राख बोले तो स्फुरत का काम करती है, यानी पानी पचरना और जमीन कड़क हो जाना, वो भी उसके लक्षण है। इसलिए हम जो वेस्टेज रहता है वो जलाते नहीं। जी बहुत सुंदर जगन भैया। और मैं आगे आदरणीय गजानन बहादुर जी भैया का हैंड राइज है, उनको सादर निवेदन करती हूँ, आप आए। जी गजानन भो। ओम सदन को प्रणाम। आवाज आ रही है मॅडम? हो आ रही आहे। जगन भाऊ, तुमचं जे सीएससी सेंटर झालेलं आहे आणि तुम्ही जे तळे बनवले ते हे जर जवळ असतील तर दाखवू शकता का जगनराव? सर शेततळे इथून जवळ आहे, मला सीएससी सेंटर थोडं लांब आहे सर इथून। मग शेततळे दाखवा, म्हणजे कसं ते चांगलं वाटेल ते दाखवलं तर, आणि सीएससी सेंटर जर असेल तर ते पण दाखवा तुम्ही। सीएससी सेंटर लांब आहे सर इथून, शेततळे जवळ आहे। बरं शेततळे दाखवा ना। बरं चालते सर, मी शेततळे दाखवतो मग। आणि त्याचे फोटो जर असतील तर सीएससी सेंटरच्या ग्रुपवर शेअर करून द्या, म्हणजे ते चांगलं वाटेल। आणि बाकी पण सांगा गजान भाऊ, बाकी त्रास होऊन राहिला तो। काय म्हटले सर? बाकी त्रास होऊन राहिला तो सांगा अधिकारी लोकांचा। सांगा ना काय जे असेल ते, काही अडचण नाही सर, तुमच्या अडचणी पण दूर होतील या माध्यमातून, त्रास पण सांगा काय जे होत असेल तो सांगा। अपन ना भाई सभी किसानों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, किसी से पैसा नहीं लेते, फिर भी जो कुछ अधिकारी रहते हैं उनको कमीशन होना पड़ता, तो वो लोग बहुत से तकलीफ देते हैं।
अब हम लोग कृषि विभाग से जुड़े हुए हैं, हमको कम से कम 20-25 साल हो गए कृषि विभाग से जुड़े हुए हैं, हमारा एक नाम है। तो फिर भी हमको भी बहुत तकलीफ देती है ये लोग कमीशन के लिए। जो भी कृषि की योजना है वो किसानों के लिए आती, उसमें से सब सारा भ्रष्टाचार करके किसान लोग को ये पहुंचाते नहीं, उसमें से अपना सब नुकसान होता है। अब हमने भी जो CSC सेंटर बनाया उसमें भी सारी सब दिक्कत ला रहे हैं। 4 साल से हमारा कार्यक्रम चालू था, तो जहां भी काम कम हो गया उनको अनुदान ये लोगों ने दे दिया, 2-2, 3-3 टप्पे। हमको पहला अनुदान ये अभी दिसंबर में मिल गया, और दो महीनों में हमने वो गोडाउन तैयार किया, फिर भी उसमें से हमको सिर्फ एक ही टप्पा मिल गया, और 2 टप्पों के लिए बाकी साहब लोग तकलीफ दे रहे हैं, सिर्फ कमीशनबाजी के लिए। कुछ ना कुछ त्रुटियां निकाल के वो हमारा कमीशन नहीं दे रहे अभी। यानी किसान लोगों के लिए सब जंगली प्राणी, उसके बाद में बारिश धूप, उसमें से कृषि विभाग जो काम करता है उसमें से कुछ भ्रष्ट अधिकारी। मैं आपको अभी डिग्गी जो तालाब बोलता हूँ आपको, डिग्गी उसका फोटो बताता, वो साइड से मैं आपको लेके जाता अभी। गजानन भाऊ का नंबर मिल सकता है, जगन जी का? मैसेज में डाला है भैया, मैसेज पे डाला है मैसेज सर, में डाल दिया नंबर। मैसेज डाला है जी का। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। गजानन जी ने डाल दिया है मैसेज में नंबर, मैसेज में है, पहला ही नंबर है आज। हेलो सर, हेलो सर, हेलो, आवाज आ रही? आ रही। हाँ ये तो है। हेलो, हाँ ये तो हाँ है। आ रही। जी क्या क्षेत्र जो हमारे इधर ये जो बनते हम बोलती है, ऐसे बहुत सारी जगह हमने जो अपनी जगह है वहां पे हमने ये ऐसे क्षेत्र बनाए हुए हैं। इस महीने में हम डालेंगे, ये डाल देंगे। देखिए दिख रहा है क्या आपको? जी थोड़ा एक जगह पर। हाँ, मैं ऊपर जाता है ऐसा, यानी अपनी जमीन की जो नीची जगह रहती है वहां पे हमने ये ऐसे क्षेत्र बनाए हुए हैं। इसमें 100% हमको अनुदान मिला हुआ है कृषि विभाग के इधर से। ये इसका बांध रहता, जो मिट्टी का बना हुआ रहता, ये ऐसा, ये ऐसे खड्डे रहते बड़े बड़े, इसमें से अलग अलग प्रकार रहते, कोई 20 बाय 20 मीटर बाय 10 मीटर रहता, कोई 30 बाय 30 मीटर बाय 30 मीटर और 10 मीटर, ऐसा यानी 30 मीटर का रहता है ये। इससे 100% अनुदान कृषि विभाग देता। ऐसे बहुत सारे खड्डे हमने खेतों में बनाए हुए हैं, जिससे बारिश का पानी जमा होके नीचे के पानी की जो लेवल है ये बढ़ सके। ये चारों तरफ को इससे एक मिट्टी का ये जो बांध रहता, बांधा हुआ, और इसमें से जो जहां से पानी आता है इसको बोलते इनलेट बोलते, और जहां से पानी ज्यादा होने के बाद में जो पानी निकल जाता है उसको आउटलेट बोलते। ये आउटलेट वो उधर रहता।
ऐसा 2 साइड से 2। दो 200 शेततड़े हमारे एरिया में हो गए अभी। 20 साल से हम लोग इसमें काम कर रहे हैं, वो वजह से हमको मीठे पानी की कोई दिक्कत नहीं आ रही अभी। मैं शेततड़ों की और कैक्टस की वीडियो और फोटो अपने ग्रुप पर अपलोड कर देता। जी जी जी, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। और मैं आगे आदरणीय श्री मुन्नीलाल भाई साहब का हैंड राइज है, अब उनको मैं सादर निवेदन करती हूँ कि आप आए और हमारे मुख्य वक्ता के साथ संवाद करने का कष्ट करें। जी धन्यवाद आदरणीय रंजना जी, और कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण वार्ता में समय दिया। और धन्यवाद देना चाहता हूं आज के हमारे जगन जी, जो मुख्य वक्ता चीफ गेस्ट के रूप में आप अपना अनुभव 50 एकड़ जैविक प्राकृतिक खेती करते हैं। और आपने जो शब्द कहे हैं कि कौन कहता है कि खेती में हमें लाभ नहीं होता है, खेती में लाभ होता है और वो करके आप दिखा रहे हैं। आपने जो सुरक्षा की दृष्टि से जो आपने जो पौधे बताए हैं, हमारे किसान भाइयों ने सवाल भी किए हैं, और ये तो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे किसान भाइयों के लिए। नहीं तो फेंसिंग में तो बहुत सारा पैसा खर्च हो जाता है, और जिससे हम लगातार जानवरों से परेशान रहते हैं, सुरक्षा नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो आज हमें युगाहार कार्यक्रम में जो आपने जो तरीका बताया है, आपने अपना नंबर भी शेयर कर दिया है, आप लोग लिख सकते हैं, आपसे संवाद करेंगे। और इसका हम लगाना चाहते हैं अभी हाल तुरंत में। मेरा 5 एकड़ का फार्म है, कृषि फार्म, और उसको हम तो मुझे क्या करना पड़ेगा अभी तुरंत में? सर आपके एरिया में अगर ये मिल जाता है, मेरे पास तो बहुत ज्यादा है, मैं आपको भी दे सकता हूँ। अगर आपके एरिया में अगर पहाड़ी एरिया है, वहां अगर मिल जाएगा आपको, तो वहां ट्रांसपोर्ट के लिए यानी अपना पैसा बच जाएगा। नहीं, वो ट्रांसपोर्ट का आप अपना पर्सनल ट्रांसपोर्ट का पैसा लग जाए, मुझे वही चाहिए। आपके पास बहुत लंबे हैं, बहुत अच्छे हैं, तो वही प्रजाति के वो पौधे चाहिए हमें। और क्या इससे हम बढ़ा सकते हैं? ये कितने दिन में जो है हो जाता है पूरा? लगभग 2 साल में दो अपन ने 2-3 फुट का लगाया, अगर दहीने लगाई इसकी, तो ये 2 साल में अपने 1 नंबर कंपाउंड बन जाता है इसका। अच्छा अच्छा, 2 साल में। तो हमें कितना लगाना पड़ेगा अभी हाल, कितना इसकी हमें जरूरत पड़ेगी? ये ट्रैक्टर रहता है, ट्रैक्टर की ट्रॉली जो रहती, 3 ट्रॉलियां अगर हम देते लोग, तो 1 एकड़ इसका ये बन जाता, 1 एकड़ का एरिया पूरा। अच्छा अच्छा, तो 2 साल बाद हम इसका और आगे बढ़ा पाएंगे फिर? हाँ, वैसा कैसा सर जी, इसको अगर वो जल्दी बढ़ाने का रहे आपको, तो आप इसमें थोड़ा सा यूरिया इसको डाल सकती है, मगर अपन यूरिया रासायनिक के खिलाफ है। जो इसकी नेचुरल जो ये बढ़ेगा, तो ये ज्यादा हार्ड रहेगा। अगर यूरिया वगैरह डाल दिया उसको, तो ये थोड़ा सा लूज बनेगा। ये इतना हार्ड है कि इसकी हाइट 14 फीट भी हो गई, तूफान आए, बारिश आए, इससे कुछ भी उसको फर्क नहीं पड़ता। नहीं, बहुत अच्छी सुरक्षा लगी हमें, बहुत अच्छी, क्योंकि सबसे पहले तो सुरक्षा जरूरी है किसानों की फसल की। सर इसमें से इसके फायदे मैं आपको और बताऊं। थोड़ी मिट्टी की भर डालेंगे ना, तो बहुत अच्छा पेड़ हो जाता है 1-2 बरस में। नर्मदापुरम जिले में काफी मात्रा में है ये पेड़, है बहुत है। हमारे पहले लोग इसकी बागुल करते थे, आजकल नहीं करते, क्योंकि इसका कांटा लग जाता है ना, तो वो बड़ा कष्टदायक होता है। तो आजकल ट्रैक्टर का काम है लोगों का, इसलिए वो उससे टूट भी जाता है, तो हल्का होता है। सर वो कांटा अगर चुभ गया, तो जो अपन बेसिक सोडा जिसको बोलते हैं, यानी खाने के इसमें जो अपन यूज करते सोडा, जी जी, वो सोडा अगर अपन पानी में थोड़ा लगा के उसको लगा दिया, तो उससे वो तुरंत कम हो जाती है। यानी कोई मलहम लगाने की जरूरत नहीं अगर कांटा चुभ गया तो। जी जी, तो खाने का सोडा रहता है, वो जगह पर लगा। दूसरा आपने जगन भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दूसरा आपने अपनी समस्या बताई है कि जो पैसे के लेन देन के चक्कर में वो कृषि अधिकारी वगैरह आपका जो काम रोके हुए हैं, और उनका कहाँ वो अपना जिला वगैरह या जिला के अधिकारी हैं या कौन है, उनका नाम नंबर जरूर रंजना जी को दे दीजिएगा, भेजिएगा, उनको उनसे संवाद करवाते हैं।
सर 4 तो साल से हमारा एक कार्यक्रम चालू है जैविक खेती मिशन का। जी हेलो, आवाज आ रही जी है जी, सर? आ रही। हमारा 4 साल से सर कार्यक्रम चालू है। उसमें से जो तालुका के जो किसान लोग जुड़े हुए हैं उनकी फसल रखने के लिए गोडाउन बनाना था वो स्कीम में। तो गोडाउन का जो बांधकाम हमने किया, जो गोडाउन का हमने बांधकाम किया हुआ है, तो हमको पूर्व सम्मति मिलने के बाद में हमने जो प्लीन लेवल रही थी, प्लीन लेवल का बांधकाम किया। तो वो जो साहब लोग हैं तो उन्होंने अभी दिसंबर में सर उन्होंने हमको पहली इंस्टॉलमेंट दिए, इंस्टॉलमेंट पहली। और 2 महीने में हमने वो गोडाउन का बांधकाम किया, यानी रात दिन वही रुके, अच्छा काम किया। ये हमारा कार्यक्रम 31 मार्च को खलास हो गया। उनकी जो हमारा गोडाउन की जो पैसे है वो अभी उन्होंने रखे हुए हैं, फिर भी उनके लिए वो तकलीफ दे रहे। बाकी जहाँ बोगस काम हो गए उनको 2-2, 3-3 हफ्ते वो दे चुके हैं। गजान बाबू को सब अपनी परिस्थिति मालूम है। 6 जिलों में कार्यक्रम चालू था सर। ये 6 जिलों में से आवाज उठाने वाला मैं अकेला आदमी हूँ। 2 साल से बहुत मैं बढ़िया, अकेला आवाज उठा रहा, मगर बहुत सुंदर। मेरी सहायता करने के लिए कोई दूसरा आवाज भी नहीं उठा रहा है, कोई भी नहीं। गजान भाव ने वो परसों के दिन मेरे को एक बार फोन लगाया। अब आपकी आवाज नहीं है, ये हर परिवार की आवाज है, जो आवाज भारत सरकार तक पहुंचेगी। आप बिल्कुल इसको आज जगन जी, आप एक हर परिवार के सदस्य हो गए हैं। अब आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी और आपको सम्मान मिलेगा सरकार से। बस आप जो है वो आवेदन, जो आपकी समस्या है वो लिख करके और जरूर भेज दें। ठीक है सर जी, धन्यवाद। भेजिए आप। सर जी एक ये था कि जैसे हम लोग ये 2 तारीख का प्रोग्राम का प्लानिंग अभी हुई नहीं है शायद से, तो सेगांव है, सेगांव में रहने की व्यवस्था हो जाएगी और यहाँ से सराउंडिंग में अपना जाना भी हो जाएगा। 2-3 दिन का जैसा प्रोग्राम बनता है सबका, तो दर्शन का दर्शन, धार्मिक का धार्मिक, और पूरा ये हो जाएगा। मतलब जैसा अपना नित्य कार्यक्रम योगार का ये भी हो सकता है उसमें, सेगांव अगर सेलेक्ट किया तो। और ये इनके इसमें दिन में विजिट भी, मतलब प्रत्यक्ष रूप से सभी लोग देख सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। इसका विचार हो यही है। महाराष्ट्र की टीम जो है अपना बैठक करके और योजना बना लो कैसे क्या होगा, क्योंकि वहाँ उसमें जो 100-200 लोग आएंगे, उनका रुकने का, खाने पीने का, ये घूमने का, ये सारी व्यवस्थाएं होती हैं। तो थोड़ा सा देख लीजिए कैसे हो सकता है। वैसे इसमें बीच में रंजना जी से ही बात हुई थी, तो आप लोग चर्चा कर लो बैठ के। डॉक्टर साहब हैं, कसोटी जी। साबड़े जी है ना सर, वहाँ पे शेगांव में रुकने का कोई ऐसा मतलब ये नहीं है। वहाँ पे धाम है बहुत बड़े बड़े, मतलब रुक सकते हैं, खाने का भी कोई ये नहीं है उनका। प्रसाद तो वहाँ पे सुबह शाम रहता ही है मंदिर में वगैरह। और अपने इसमें वहाँ पे आनंद सागर करके है, तो अगर परमिशन मिली तो अपना योगा, अपना जो नित्य ये कार्यक्रम है ये भी सुबह हो सकता है वहाँ पे, और लोग भी जुड़ सकते हैं। ऐसा अगर ये हुआ तो। चलो नीलकंठ जी से अभी, नीलकंठ जी आप लोग 4-6 लोग जोड़ना, अपन बात करते हैं। अगर हो जाएगा तो इनके यहाँ विजिट भी हो जाएगा। 50 एकड़ का खेत है, बहुत बड़ा खेत है। बहुत अच्छा, मतलब देखने का विजिट, मतलब सारे जा सकते हैं ना, देख सकते हैं एक ही साथ। मतलब सुबह जाके शाम को वापस भी आ सकते हैं, मतलब गजानन महाराज के मंदिर 90 किलोमीटर, मतलब उनको भी कोई मतलब ऐसा बर्डन नहीं आएगा। हो सकता है ऐसा। बिल्कुल श्रीकांत भैया, हमने ऐसे ही सोचा था। अब क्योंकि हमारी बात हो गई थी, अब फिर उसमें थोड़ा विराम लग गया और आगे देखते हैं, चर्चा करेंगे आगे में। आदरणीय श्री नीलकंठ भैया अगर है तो मैं सादर निवेदन करती हूँ, बताइए जी। प्रदीप राज वर्मा जी। जी भैया जी, मैं ये बोल रहा था कि अभी भैया ने जैसे बताया था कि इसका कांटा लग जाएगा ना, तो सोडा लगा देने से ठीक हो जाता। तो उसके संबंध में मेरा एक थोड़ा सा ज्ञान है जो पुराना है, वो मैं बता देना चाहता हूँ, ताकि सदन में कभी भी किसी को फायदा हो सकता है उससे। तो जितने भी ये कांटे होते हैं और जितने भी ये कीट होते हैं, मच्छर हो या ततैया हो, मधुमक्खी हो, इस तरह के बिच्छू हो, इस तरह के जितने भी कीट होते हैं, ये काटने वाले प्राणी, ये अपने उसमें एसिड प्रोवाइड करते हैं, एसिड आपके शरीर में डालते हैं। यदि आप एल्कलाइन चीज डाल देंगे तो ये बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं।
मतलब आपको पता ही नहीं लगेगा, इनका जहर उतर जाता है। जैसे मधुमक्खी काट रही है तो लोग लोहा घिसते हैं तो वो सिर्फ डंक निकालते हैं, किंतु यदि आप उसमें मधुमक्खी ततैया वगैरह जो काटते हैं तो आप क्यों ना लगा दीजिएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। यदि बिच्छू काटती है आपको तो बिच्छू एसिड डालते हैं आपके शरीर में, तो आप उसमें कास्टिक सोडा का घोल लगा दीजिएगा, क्योंकि जो जितना ज्यादा जहर है उसको उतना ज्यादा एल्कलाइन चाहिए। इसलिए हमेशा कोई भी एसिड मच्छर मक्खी कुछ भी काटे आप सोडा लगा दीजिएगा, ठीक हो जाएगा, आपको दर्द तुरंत खत्म हो जाएगा वहीं पे। दूसरी बात एक और है, इसके विपरीत बात है, वो जो घुइयां मतलब अरबी अरबी की जो नस्ल होती है, अरबी सूरन जो है, ये अल्कलाइन होती है। इनको गले में खाते हैं तो आपको स्केल्स होते हैं इसके फंस जाते हैं, वो अल्कलाइन होते हैं, तो इसके लिए आपको एसिड चाहिए। तो ये पारंपरिक ज्ञान था जो कि मैंने आपको दिया, मतलब मैं जो आदिवासी लोग जो करते थे उनसे उनने बताया था ये चीज कि भैया आप घुइयां गले में फंस लग गई, कच्ची रह गई थोड़ी, तो इमली की पत्ती खा लीजिए आप। इमली की पत्ती खाने से, नींबू खाने से वो ठीक हो जाते हैं। वो एसिड मतलब दोनों एक दूसरे के विरुद्ध आहार हैं, वो नष्ट कर देते हैं एक दूसरे के गुणों को। इतना ही बोलना था मुझे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रदीप राज भैया जी। आपके पास बहुत सारे अनुभव है, सुंदर। अब मैं आदरणीय नीलकंठ भैया अगर ज्वाइन, अब तक मेरी आवाज आ रही है तो मैं सदन करती हूँ। धन्यवाद रंजना बहन जी और सभी सदन को प्रणाम। राम राम जगन भाऊ, राम राम। हमारे से तो नजदीकी है जगन भाऊ जी और गजानन बाजड़ जी। तो आज का जो मुख्य अतिथि का जो सेशन है वो बहुत ही प्रैक्टिकल में हुआ है। और मैं जगन भाऊ से ये पूछना चाहता हूँ कि जब से आप जैविक खेती और ये जैविक कुंपण कर रहे हैं, तो बीच में थोड़ा नेटवर्क भी मेरा प्रॉब्लम था तो मुझे कुछ ये नहीं आया, तो सेंद्रीय कर्ब और जमीन का पीएच उसमें कुछ बदलाव हुआ क्या? आपने जो मिट्टी परीक्षण किया तो मैं ये पूछना चाहता हूँ। और पानी के पीएच में बदलाव तो हुआ, आपने बोला ये हर साल करते, तो जो भी शास्त्री लोग है आता अपने से ज्यादा पढ़े लिखे है, अनुभव अपने को ज्यादा है, मगर जो ये विज्ञान का ज्ञान अपने को कम है। तो वो वजह से मैं हर साल मिट्टी की जांच करता हूँ, उसके हर साल की मैंने रिपोर्ट, जमीन का मिट्टी का वो भी अभी, और पानी की तो समस्या हमारी रही नहीं। वो उन्होंने जो नियम बताए हमको कि भाई जो तुम जो फसल लेते उसका जो वेस्टेज रहता वो जमीन को वापस कर दो, यानी उसको जलाओ मत। जो राख रहती उसमें सबसे ज्यादा पालाश रहता, पालाश हमारे जमीन के लिए घातक है, क्योंकि हमारा पहले ही सलाइन ट्रैक है। तो वजह से हम लोग जो उन्होंने जो उपाय बताए वो उपाय हम लोग कर रहे हैं, वो वजह से हमारी जमीन अभी कैसी यानी स्ट्रांग बन गई। नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूँ जगन भाऊ कि आपके जो ओसी ऑर्गेनिक कार्बन सेंद्रीय कार्बन जो बोलते हैं उसमें क्या बढ़ोतरी हुई है? सर हमारा जो ये है कि नहीं, सेंद्रीय कार्बन ये 0.15 तक आया गया था, तो अभी अभी हम लोग 4-5 साल में जो कंटिन्यू ये उसके फॉलोअप कर रहे हैं, जो वो शास्त्रज्ञ लोग को बताए वो, तो वो वजह से हमारा 0 यानी 60-70 तक हमारा पहुंच गए हम लोग, यानी हमारी जमीन जो है वो यानी उपजाऊ हो गई अच्छी वाली। अच्छा, सेंद्रीय कार्बन हमारा बढ़ रहा है। और पीएच कितना है अपने अभी मिट्टी का? अभी पीएच तो हमारा 6-7 तक का है, और पानी का पीएच हमारा 8.5 का ऊपर था। अच्छा, वो भी बहुत सारा कम हो गया हमारा। खारपन पट्टा आता ना आपका? और पूरा सलाइन ट्रैक। अच्छा। तो और जब आप बोल रहे हैं कि ये जो अपने जिला कृषि अधीक्षक से भी आपसे मुलाकात होगी, किरवे साहब है, मुरली सर है, इंगले सर, इंगले सर मेरे यहाँ 2 बार आके गए सर, इंगले सर। अच्छा। तो हमारे आदरणीय श्री अपने अभी दुबे सर का जो भाषण हुआ ना, तो दुबे सर बोलते हैं, हर बार बोलते हैं कि अपनी जो कुछ है वो सब जन
जन आंदोलन करो। तो इससे जो आप बोल रहे कि बाकी के लोग नहीं बोल रहे, आप ही अकेला आवाज उठा रहे हैं, तो बाकी के साथ जो गांव के लोग हैं, जिसको जिसको ये समस्या है, तो एक बार सह संचालक है अपने कृषि के, एग्रीकल्चर के, तो उनको भी एक निवेदन देके ये आगे बढ़ाओ। और हमारे आदरणीय श्री मुन्नीलाल भाई जी ने जो बोला है, उनके साथ भी ये समस्या आपकी ये होती है। और ये जो आपको टेक्निकल प्रॉब्लम में कुछ अड़चन ला रहे हैं, तो ये कमीशन के लिए होता है, ये आपका एक्सपीरियंस अनुभव है। तो आगे भी उसमें अपन जा सकते हैं, या किसी का साथ लेकर अपन थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि हमारे मुन्नीलाल भाई ने अभी योगाहार कार्यक्रम से अपन आवाज उठा सकते हैं, ये भी बोला है आपको। और अपनी प्रहार संगठन है अपने आकोट में तो बहुत सक्रिय है। सर तो एक बात इससे भी बोलना कुछ, चाहता हूँ मैं आपसे। हेलो सर। अच्छा, हाँ हाँ जी जी। अपने बच्ची बहू कड़ू मेरे खेत में आके गए हुए हैं। अपने सह संचालक मुड़े साहब भाई वो भी 4 घंटे अपने यहाँ पे रुके हुए हैं, सब देखा उन्होंने भी। फिर भी दिक्कत आ रही। हाँ, अब जी गजानन को मालूम है ना। जी 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 जगन भैया, आप जो आदरणीय मुन्नीलाल भाई साहब ने कहा है, आप लिखकर दे दीजिएगा। अब आगे आपने उन्होंने कहा है कि आप हमारे परिवार के अब सदस्य हो गए हैं, अब कोई चिंता नहीं है, आप बिल्कुल बिंदास रहिए। और आपको ग्रुप में भी जोड़ दिया जाएगा, आप ग्रुप में वीडियो भी शेयर कर सकते हैं, और अपनी बात जो है व्हाट्सएप में हमें लिख कर दे दीजिएगा, नहीं तो नीलकंठ भैया से। चलिए, मैं आगे आदरणीय अजीत कुमार सिन्हा जी जुड़े हैं, मैं उनको सादर निवेदन करती हूँ आज के हमारे मुख्य वक्ता के साथ संवाद करने के लिए 2 मिनट, क्योंकि हमारा समय हो रहा है। अब फिर भी मैं आदरणीय अजीत कुमार सिन्हा जी से निवेदन करती हूँ। जी, ये जो कैक्टस के ऊपर चर्चा हो रही थी, काफी अच्छा लगा। सदन को नमस्कार, सॉरी कम समय में अपनी बातों को रखूंगा। ये कैक्टस का उपयोग हम लोग खेती में सिर्फ फेंसिंग के लिए तो मैं अभी समझा, लेकिन इसका उपयोग जो बुरशी नाशक, जो महाराष्ट्र में जो फंगल कहा जाता है, जिसको बुरशी कहते हैं, उसके ऊपर यदि इसका बायो एंजाइम बना रहे हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट हमें मिल रहा है। इसके साथ साथ ये एंटीबैक्टीरियल भी है और एंटी इंसेक्टिसाइड के रूप में भी ये काम कर रहा है सक्सेसफुली। तो जो किसान इसका बायो एंजाइम 1:3:10 के रेशियो में बनाते हैं, 90 दिन के अंदर रखते हैं और फिर प्रयोग करते हैं, तो आपके पानी का पीएच, मिट्टी का पीएच और उसके अंदर जो फंगल है उसको भी ठीक करता है। तो मेरा अभी तक का अनुभव पिछले 2 सालों से ये रहा है कि हम लोग इसको कैक्टस समझ के छोड़ देते थे, लेकिन जैसा कि आज पगाड़े भाऊ ने बताया हमें कि नहीं, इसका प्रयोग जैविक फेंस बनाने में बहुत ही कम खर्चे में किया जा सकता है, ये जान के बड़ी खुशी हुई। और ये सबके लिए एक मीलों का पत्थर साबित होगा। हम सभी लोग मिलके काम कर रहे हैं और आशा करते हैं कि इसी तरह से एक कड़ी से दूसरी कड़ी जुड़ते हुए हम ज्ञान का संवर्धन करते रहेंगे, आदान प्रदान करते रहेंगे। आज के मीटिंग के लिए, आज के सभा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जी 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 जी, बहुत जी रंजना जी, हम आज प्रस्ताव रखते हैं कि आदरणीय अजीत जी को एक दिन मुख्य वक्ता के रूप में प्रस्तुत किया जाए, इनके अनुभव भी सुने जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी, अब मैं आगे आदरणीय हमारे सदन में प्रतीक गुलांडे जी जुड़े हैं नागपुर से, मैं उनको निवेदन करती हूँ 2 मिनट के लिए अपने परिचय के साथ आप क्या कर रहे हैं और फिर आज का हमारा योगार कैसे लगा आपको, मैं सादर निवेदन करती हूँ। प्रतीक गुलांडे जी। बीच में मैं रुकना चाहता हूँ कि हमारे आदरणीय मुन्नीलाल भाई जी ने जो प्रस्ताव रखा है, मैं उसके लिए समर्थन देता हूँ, प्रस्ताव के लिए धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी जी, मैं आगे प्रतीक जी। जी, सभी सदन को उपस्थित सभी को नमस्कार। हेलो, आवाज आ रही है मेरी आपको? हाँ, आ रही है। आप अपना परिचय भी दीजिए, हाँ। क्या कर रहे हैं वो भी बताइए, और हाँ, कैसे हाँ। लग रहा है योगार को। जी 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 बिल्कुल। योगाहार कार्यक्रम और प्राकृतिक खेती को समर्पित सभी ग्रुप का मुझे बहुत ही अच्छा एक माध्यम पाटिल यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर करके मैकेनिकल को पढ़ाता हूँ और मुझे कृषि में रुचि है।
हमारा ये नागपुर के पास कलमेश्वर करके तहसील है, वहाँ पे जो हम संतरा की खेती बड़ी ही अच्छे पैमाने पे करते हैं। और डिविजनल कमिश्नर डॉक्टर गोपाल रेड्डी 2014 साल को हमारे यहाँ कमिश्नर थे, तो उनके हाथ से हमारी नर्सरी पुरस्कृत है। हमारा संतरे का काम है, हमने उसके ऊपर जो मदर प्लांट रहते हैं 40 साल पुराना जो मदर प्लांट है उसको हमने अच्छे से कल्टीवेट किया है। और बडिंग के लिए क्या होता है कि सशक्त और निरोगी अगर मदर प्लांट रहा तो उसके बाद हम उसको बडिंग करके जो आने वाली नर्सरी है उसको अच्छे से कर सकते हैं। तो हमने वही किया है। हमने अगर माँ अच्छी रही तो उसके बच्चे अच्छे रहते हैं, उसी प्रकार हमने उसको मदर प्लांट को सशक्त और निरोगी बनाया है। तो इसी प्रकार हमारा काम आगे बढ़ रहा है। लेकिन हम जो करते थे अभी वो थोड़ा केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करके करते थे, जैविक भी करते थे और बायोलॉजिकल भी करते थे। लेकिन अभी पूर्णतः हम जो गौ माता का समर्पित खेती जो ये प्रोग्राम है उससे हम जुड़े हैं, हमने सीखा है। और दिल्ली से जो दिल्ली को कौन सा है गुरुकुल कुरुक्षेत्र, जहाँ पे गौ माता की आधारित प्राकृतिक खेती कैसे करते हैं वहां पे हमने हमारे एफपीओ के किसानों को भी भेजा है। और हमारी बहुत सी टीम अभी वहां जाके आई है। हमारे यहाँ के कृषि अधिकारी अर्चना कड़ू मैडम, मेरे पिताजी, हमारे सभी यहाँ से जुड़े हुए हैं। और ये आने वाले समय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जो गौ आधारित खेती है वो गोपाल जी सुतारिया अहमदाबाद से, हम उनकी खेती हमने देखी, उनका देखा, तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। और योगा और गौ आधारित खेती ये मूलतः पूरे मानव जीवन को एक समृद्ध जीवन बनाने के लिए और उत्तर मानव मन को शांति प्रदान करने के लिए एक अच्छा माध्यम है। आपका प्रोग्राम भी अच्छा है और ऐसे ही निरंतर आपका ये प्रोग्राम बना रहे और सालों साल हम ऐसे ही जुड़े रहे। आपके प्रोग्राम को शुभेच्छा, धन्यवाद। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर आदरणीय प्रतीक भैया, आप जुड़ रहे हैं। जैसे आपको जैसे मैंने नीलकंठ भैया ने आपको बताया था कि आप नागपुर से है और योग के बारे में भी आप जानकारी योग भी का मार्गदर्शन देते हैं। तो पता था कि आप जैविक भी कर रहे हैं। तो मैं आगे आपको भी सादर निवेदन करती हूँ कि आप मुख्य वक्ता के रूप में हमारे योग में। और मैं आगे अब रोशन लाल जी का है, मगर हमारा समय अब हो रहा है। चलिए 2-2 मिनट के लिए आदरणीय अजित कुमार सिन्हा जी और डॉक्टर रोशन लाल जी, स्वागत है। प्रतीक जी का नंबर मिल सकता है? किनका सर? प्रतीक जी का, प्रतीक जी का अभी मिल अभी जो सकता है, बिल्कुल सर जी, मैं आपको प्लीज आपको भेज दूंगी सर। ठीक है मैडम। और डॉक्टर रोशन लाल जी, आपका हैंड राइज है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जगन भैया, जो जगन भाऊ ने जो बातें कही है, क्योंकि हमारे देश में जितने भी क्षेत्र जंगल के पास है वहाँ आज की तारीख में और जो जहाँ पे भी उद्यान है, नेशनल हमारे पार्क हैं या अभ्यारण्य है, वहाँ पे एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है जानवर और जंगली जानवर। क्या है, जो आपकी इलेक्ट्रिक फेंसिंग हो, कुछ भी कर लो आप, बंदर तो ऊपर से जंप करके आते हैं, हिरन तक ये देखा गया है कि जंप करके वो उससे जंप करके डायरेक्ट कूद के और सीधे मतलब हमारी फसलों को चर के चली जाती है। और ये मतलब नीलगाय, हिरन, सुअर, बंदर, मतलब कई सारी प्रॉब्लम्स है। और कई सारे किसान तो सिर्फ इसलिए खेती नहीं कर रहे हैं, मतलब दूसरे सीजन में, एक सीजन में लगाते हैं, दूसरे सीजन में बोलते साहब जानवर बहुत बड़ी संख्या में आते हैं इसलिए हम खेती नहीं कर रहे। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है और निश्चित रूप से ड्राई एरियाज में ये बहुत काम की चीज होगी। और ये जो प्रयास है जगन भाऊ का, ये आगे लोगों को बहुत सपोर्ट करेगा। और जो अभी आदरणीय मुन्नीलाल भाई साहब बोल रहे थे, तो इनके क्षेत्र में क्योंकि ड्राई एरिया है, यहाँ पे बहुत अच्छी ग्रोथ करेगी, थोड़ा सा बढ़ाने की जरूरत है। तो निश्चित रूप से ये हमारे मध्य प्रदेश के काफी एरिया में, महाराष्ट्र में तो है ही बहुत सारा ड्राई एरिया है, मध्य प्रदेश का भी बहुत एरिया जो है ड्राई एरिया है। सिर्फ धान वाले क्षेत्रों में थोड़ी सी दिक्कत जाएगी क्योंकि ज्यादातर क्षेत्रों में पानी भरा होता है, तो वहाँ दिक्कत होगी। बाकी क्षेत्रों में बहुत काम करेगी। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत अच्छी जानकारी दी। आप जैविक खेती कर रहे हैं, वो प्राकृतिक खेती के जो आप तौर तरीके अपना रहे हैं वो भी बहुत प्रशंसनीय है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जी ओम।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर रोशनलाल भैया। और आप आभार भी आप करा दीजिए, समय हो गया है। मैडम 2 मिनट में बोल सकता क्या? 1 मिनट। जी जी हेलो। जी, हाँ बोला आपने- बोला। आपने मेरे को इनवाइट किया और मेरे टूटे फूटे 2 शब्द सुने, इसलिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। अरे टूटे फूटे नहीं, बहुत सुंदर जगन भैया, आपने बहुत सुंदर बोला है। जगन भाऊ टूटे फूटे नहीं, खूब हाँ, छान खूप बहुत छान खूप महत्वपूर्ण है, छान. टूटे फूटे ही बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसे नहीं है।